बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सर्दियाँ आ रही हैं, सब लोग अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो ये वाला जो राइट टाइम है सर्दियों का, इस वाली सर्दी में मुझे लगता है कि अब क्योंकि हमारे पास आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा एटमॉस्फेयर, सारा मौसम जो है, वेदर कास्ट जो है वो चेंज हो गई है। जिस वक्त सर्दी आनी थी आई नहीं, जिस वक्त गर्मी आने जाना था वो गई नहीं। ये सारा चेंज ओवर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। मगर मैं ये बोलूँगी कि अभी भी इट्स द राइट टाइम। बिल्कुल आप अपनी जो जो विंटर की शॉपिंग करनी है वो भी बाज़ार में कर लें, क्योंकि मैं कल ये देख रही थी कि हर एक ने जो है ना अपनी विंटर की सेल लगाई हुई, वो वाली सेल वो जो पिछले टाइम पे इनकी होती है, पिछले साल की होती है, वो थोड़ी सी सस्ती मिल रही होती है। अगर आप ये कॉन्शियस नहीं है कि हमने लेटेस्ट फ़ैशन पहनना है, पाकिस्तान में हम जितने भी जो हमारे ब्रांड्स होते हैं इनका लेटेस्ट फ़ैशन या ओल्ड फ़ैशन पता कोई नहीं चलता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, जो हम जाके अरमानी, गुची वगैरह जो ख़रीदते हैं, ये वो वाले ब्रांड्स जो हैं जब ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी इंटरनेशनल मार्केट में लोग पहनते हैं तो उसकी वजह से पता चलता है लोगों को कि आपने जो पहना हुआ है वो ट्रेंड है या नहीं है, या आपने जो फेंडी का पर्स लिया हुआ है ये इस साल का या पुराना है, ये गुची का बैग किस साल का है, आज का है या 2 साल पुरानी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं किसी के हाथ में देख के, किसी की पिक्चर देख के। तो ये वाली चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ब्रांड्स अभी तक प्रमोट नहीं हुए, ना उन्होंने अपने काम को ऐसे अभी तक फैलाया है, तो और ना ही इतने बड़े वो ब्रांड बने। तो आप जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है किसी मार्केट में, किसी डिज़ाइनर की, किसी आउटलेट की शॉप पे जाके, जहाँ पे विंटर्स के स्वेटर्स, बच्चों के, बड़ों के विंटर्स के कपड़े, मोटे कपड़े, खद्दर की शलवार कमीज़ें, जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं सेल पे पकड़ लीजिए। आपकी अपीयरेंस अच्छी लगनी चाहिए, आप स्टाइलिश लगने चाहिए, आप अपने स्टाइल से कपड़े सिलवाएं, पहने, जो करें। मेरी बहनें वगैरह वो उस तरह से ले लें। एक तो ये ऑप्शन मैंने बताया कि सस्ता या आखिरी टाइम चल रहा है, सेल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद लेटेस्ट कलेक्शन आ जाएगी। लेटेस्ट कलेक्शन भी आप ले सकते हैं, मगर उनके थोड़े से प्राइजेस ये लोग रखते हैं मार्केट में थोड़े से ऊपर, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर ले। अब सर्दियों का एक मसला और क्या होता है कि हम जब अपने कपड़ों के साथ तैयार होते हैं तो हमें अच्छा लगने के लिए हमारी स्किन का अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपनी स्किन को आईने में देखें, या फिर अगर अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आप किसी के सामने जाएं और एकदम से जो आपकी स्किन है वो नरमो मुलायम, ग्लोइंग, खूबसूरत, साफ़ शफाफ ना लगे, इधर पैच ड्राइनेस का, इधर से खुश्की निकल रही है दाढ़ी पे, ऐसी चीज़ें होना तो आप बड़ा घबरा जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मर जाता है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रही हो, या घर में आप अपने मियाँ बच्चे, फैमिली, सास ससुर या घर वाले और रिश्तेदारों में मिल रही, उठ रही, बैठ रही हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगता है यार कि ये मेरी स्किन की वजह से जो पैचेस पड़ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, स्किन निकल रही है, खुद रही स्किन, जैसे झावा होता है ऐसी स्किन हो जाती है यार। तो इन सब चीज़ों की इरिटेशन बहुत बुरी होती है, स्पेशली बॉडी में भी बहुत ड्राइनेस हो जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका थोड़ा सा भी ख्याल ना रखें आप, हफ्ता में ज़्यादा टाइम नहीं, हफ्ता आप अपने बच्चों का ख्याल ना रखें तो स्किन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। आज मेरा जो सेगमेंट है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, मगर एक छोटी सी टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी। ये मेरी अम्मी मुझे कराती थी बचपन से, आप सोचें कितना आजमूदा और कितना पुराना है, ये मेरी अम्मी मुझे कराती थी। और मैंने फ़राल को पैदा होने के साथ ही जैसे ही उसको वो छोटी सी थी, काकी सी थी, उसको बर्फ़ दिलाना होता था, तब से मैंने कराना शुरू कर दिया। सर्दियों के मौसम का तो बेस्ट आजमूदा है, मगर उससे पहले आप गर्मियों में भी इसको हर मौसम में पिला सकते हैं। बड़ी इलायची का दाना तोड़ के, ठीक है, छोटी इलायची के दाने 2-3, और ये 1 कप की रेसिपी बता रही हूँ, और 1 बड़ी इलायची के दाने इज़ इनफ। उसके बाद पुदीने की डंडी को तोड़ के, तो आपने सिर्फ पुदीने के पत्ते, ठीक है, उनको, और इसका अच्छा सा आप मज़े का अर्क निकाल लें। थोड़ी सी सौंफ डालिएगा हाजमे के लिए। जिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो दूध पी रहे होते हैं, उनको बर्ब नहीं आता, पीठ पे उनको मारते हैं कि बर्ब आ जाए, उनके लिए हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। जब आपका हाजमा अच्छा होगा आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी, रंग फेयर होता है, फ्रेश होता है, ग्लोइंग स्किन होती है, स्किन में बड़ा एकदम से टेक्सचर चेंज हो जाता है, आपकी स्किन को बड़ा मॉइस्चर मिलता है। इसके अंदर सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें सारी ज़िंदगी, चाहे जिस उम्र के। आप मुझे इस चीज़ की बड़ी दुआएं देंगे कि ये कहवा, ये कैसा कहवा है। अच्छा, इससे वेट भी लूज़ होता है। इसमें वेट लूज़ करने के लिए आपने अजवाइन थोड़ी सी डाल देनी है सौंफ के साथ, उससे बहुत जल्दी, बहुत क्विक जो है ना आपका वेट लूज़ होता है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड का बस मसला होता है, तो यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा नींबू इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आपका दिल करे कुछ कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे, तो आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़
आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपका वेट ऐसे गिरेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। और आज का सेगमेंट भी क्योंकि जैसे स्टार्ट किया है ड्राइनेस के ऊपर है, हम सिर्फ ड्राइनेस की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कॉल्स आपकी शामिल करूँगी मैं प्रोग्राम में, क्योंकि जितने भी लोगों को मसला है अभी विंटर्स की सिचुएशन को लेके, तो वो आज सारे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त हर्बलिस्ट है और पहले भी आई थी, आज भी इनको हमने मधु किया। ख़ास तौर पे नईमा राव जी हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनकी, अच्छी रिसर्च है, अच्छा काम करती हैं। और मैं हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करती हूँ जिनका काम अच्छा हो, जिनके पास नॉलेज अच्छी हो। आइए जी नईमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, आइए जी, तशरीफ़ रखिएगा। पहले ज़रा बातें करते हैं, जी ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम अपने ये नुस्खों की रेमेडीज़ तरफ आएंगे। आते हैं। जी, चलिए जी, मैं फिर बता दिया, कॉल शामिल करेंगे। फिर हमारे पास हर्बलिस्ट है और ये आपको बताएंगी आज कि किस तरीके से ड्राइनेस को जो है हम रोक सकते हैं, ड्राइनेस की खुश्की वगैरह जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मुझे बताइएगा, सर्दियों में चेहरे पे खुश्की जो बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपकी तरोताज़ा जो स्किन है, जो लोग हम रखना चाह रहे होते हैं, उससे बड़ी मायूसी हो जाती है हमें, हमारी ड्राइनेस बहुत तंग करती है हमें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मौसम तो देखें सारे ही अच्छे होते हैं, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल वो सब सर्दियों का मौसम है, तो हम सर्दियों के मौसम में बात करेंगे। और सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादा ड्राइनेस आती है। कुछ लोगों की जीन्स में जिनके ड्राइनेस होती है वो बेचारे गर्मियों में भी इरिटेट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है तकरीबन आप ये कहते हैं 99% लोगों को सर्दियों में ड्राइनेस आती है। स्किन हमारी ड्राई होती है। उसमें सबसे पहले जो हम काम छोड़ देते हैं, जो हमारे बहुत ज़रूरी है और आजकल के वेदर के मुताबिक तो बहुत ज़रूरी है, वो पानी का इंटेक है। अब देखिए, हम 80% पानी से बने। मैं हर शो में ये बताती हूँ, हर पेशेंट को ये बताती हूँ कि आप लोग इंटेक बढ़ाएं अपना। जूसेस भी लें साथ में, कहवे भी लें साथ में, लेकिन आप एक सिंपल पानी तो सबके पास अवेलेबल है। देखिए, आप इतना तरद्दुद नहीं कर सकते, आप बिजी हैं या कुछ भी, तो एक सिंपल पानी तो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। तो आप जितना पानी पिएंगे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। आप यकीन माने, सिर्फ अगर आप एक इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर देना, अगर आप दिन के 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास पीते हैं, आप उसको ट्रिपल कर दें, तो मैं कहती हूँ आपको किसी लोशन की, किसी मॉइस्चराइजर की, किसी टोनर की, किसी की भी जरूरत नहीं है। आप वैसे ही इतने प्यारे लगेंगे, आपकी स्किन पे इतना ग्लो आएगा सिर्फ एक ये इससे, क्योंकि आपकी सारी बॉडी के सारे जो आम जबान में मैं बताना चाहती हूँ कि सब देखते हैं आपके शो के, और बहुत अच्छा फीडबैक आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो हाँ जी, बहुत अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। तो मैं आप बात कर रही थी कि पूरा इंसान में सबसे ज़्यादा जो 80% है पानी से बना है, सब कुछ पानी। दिमाग में भी इतना हद से ज़्यादा पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल से 80% या 70% सिर्फ हमारे दिमाग में भी पानी होता है। दिमाग में भी तो पानी आपके भी दिमाग में ना पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है। जो हम सिखाते हैं, जो बताते हैं, उसको बड़ा गौर से सुने। अच्छा, ये जो नईमा आज अभी चीज़ें बता रही हैं, ये रील्स हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगी, आप इनको सेव भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के पेजेस में जाकर, वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, एंड देन फिर ये सारे नुस्खे आप रिपीट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं बताती हूँ सर, आप बात दिमाग की करें, दिमाग में हमारे 70 to 80% पानी होता है। आप यकीन माने, ये एक सिंपल पानी आपके बालों से लेके आपके नाखून तक हर चीज को हाइड्रेट करेगा। जब आप हाइड्रेट होंगे तो देखिए, ये तो हमें वैसे ही क्रेज एक आ गया कि हम गोरे हों, गोरे होने का क्रेज है बस, कि उस गोरे होने के चक्कर में हमने क्रीम में और पता नहीं क्या कुछ क्या क्या ट्रीटमेंट की तरफ हम चले गए। मैं कहती हूँ मेरा एक ही स्लोगन है, बैक टू नेचर। आप नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो और नेचुरल जियो। और दुनिया इस पे आ गई है ना, आ रही है ना। देखिए, मेरा स्लोगन, मैं कब से इसी पे काम करी, मेरी रिसर्च है, मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है। मैं आप लोगों के पास आज ऐसा एक सलमानी कहवा जो हमारा खानदानी कहवा है, अरे वाह, हाँ, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आई हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, जो मुझे बहुत पसंद कर रही है आपके प्लेटफॉर्म पे। शुरू ही यहाँ से। हाँ जी, एक सलेमानी कहवा है और एक आप लोगों ने मेरा पूरे सब जो भी देख रहे हैं, आप भी सब भी जहाँ जो भी यहाँ भी हैं, मैं अनार का एक ऐसी अनार की रेमेडी लेके आई जो आप लोगों ने ना कभी सुनी, ना पढ़ी, ना देखी। वो भी हमारी खानदानी है। आप और अपनी खानदानी चीजें जरा, खानदानी चीजों को ही आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, जो हमारी आजमूदा है। मेरी बात सुने नईमा जी जी यार, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले सलमानी कहवे पे आएंगे। सलमानी कहवे पे आएंगे, जो कि आजकल के एटमॉस्फेयर के मुताबिक आपकी स्किन, आपकी पता है गट हेल्थ अच्छी होगी। जहाँ से हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी, वहाँ से हम ये जो स्क्रीन है, जो हमारा ये कैनवस कह सकते हैं, ये हमारी अंदर को तो शो करता है। जब हमारी स्किन प्यारी होगी तो इसका मतलब हमारा अंदर भी ठीक है। आपको पता है, मैं सिर्फ कावों की दीवानी हूँ, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कुछ मुझे बुखार हो, मैं बीमार हूँ, मैं हर तरीके मैं आपके लिए लेके आई। सलेमानी कहवा हमारा खानदानी कहवा है ये। और खानदानी का मतलब ये होता है कि इनका आजमूदा है, ये मत समझे खानदानी। खानदानी इज लाइक प्रैक्टिस हुई हुई है, रिसर्च हुई हुई है, आजमूदा है और बेस्ट है। इसका मतलब आप भी जान सकते हैं इस कावे की रेसिपी। कॉल्स भी कर सकते हैं मगर ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक।
ऑलराइट, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास नईमा मौजूद हैं और हमें अभी बता रही हैं अपना ख़ानदानी कहवा जो कि है सुलेमानी कहवा। उसके बारे में ब्रेक में भी मुझे एलैबोरेट कर रही थी कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑल्सो फॉर द ग्लोइंग स्किन, राइट? आप एलैबोरेट करें फिर आप इसका नुस्खा बताएं। अच्छा, ये इसके अंदर है दालचीनी का एक टुकड़ा, ठीक है, 1 इंच से 1.5 इंच का टुकड़ा। ये देखिए, ये वो गोल वाला नहीं है जो सीधी नहीं, सीधी वाली नहीं है, आप दालचीनी लें बस, दालचीनी कोई अच्छा, सादी दालचीनी, सादी दालचीनी है ये, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए इसके अंदर रख के दिखा रही, दालचीनी का एक टुकड़ा है इसके अंदर, और इसके अंदर बड़ी इलायची का आपने अभी जिक्र किया था। हाँ, ये बड़ी इलायची है। ये आप लोगों ने अगर छोटे साइज की बस बंद डालनी है, खोलना नहीं, इसके दाने आपने खोलना नहीं है। हाँ, दाने नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये देखें, ये 2 से 3 सब्ज़ इलायची, ठीक हो गया। इनको भी नहीं खोलना? हाँ, इनको खोल सकते हैं, अगर ना खोले तब भी ठीक है। ठीक। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाऊंगी। लौंग, ये 4 लौंग हैं इसके अंदर। ओके, 4 लौंग, ठीक है, नोट करते जाएं साथ साथ, और 8 से 10 काली मिर्च, ओके। अच्छा, ठीक है, पिसी हुई काली मिर्च ना, साबुत काली मिर्च, अच्छा, ठीक है, काली मिर्च भी डालनी, ठीक काली है, मिर्च भी डालनी है। काली मिर्च का साथ साथ में एक आप लोगों को मैं बता दूं, जिनका रनिंग नोज होना, जिनका ना आराम आता हो कि बहुत ही ज्यादा फ्लू है और बह रहा है, तो आप 5 दाने काली मिर्च के खा लें सिंपल पानी के साथ, इमीडिएटली आप लोगों को फर्क पड़ेगा। रियली? यस, आप आजमा लें अगर किसी को है तो, ठीक है। ये 8 से 10 काली मिर्च के दाने, ठीक है, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने लेनी है, बच्चे भी खा सकते हैं वो रनिंग नोज वाला? हाँ जी, सबको। अच्छा, ये देखिए, जो ऑर्गेनिक जो है हर्बल रेमेडीज होते हैं वो बच्चे बड़े सब कर सकते हैं, उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, अच्छा। ठीक है। ये इतना सा सफेद जीरा, आधी चम्मच, ठीक है, छोटे चम्मच। ये मैं आप लोगों को 4 कप का बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आधा चम्मच सफेद जीरा, ठीक है, और 1 चम्मच भर के सौंफ। अच्छा, ये मुझे आप मेरे हाथ में दे दें, अब दिख रहा है सबको कैमरे पे? सबको नजर आना चाहिए, ठीक है। सौंफ कितनी डाल रही हैं आप? ये 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के चाय वाली छोटी चम्मच, ठीक है, ठीक है। ये होगी इसके अंदर हमारी सौंफ, ओके। और इसके अंदर आप लोगों ने डालना है, ये 4 कप पानी में चढ़ा देना है, ठीक है। जब आपका पानी 3.5 कप रह जाए, चाय वाला कप नॉर्मल जो आपने पीना है, तो इसके अंदर आप लोगों ने पुदीना डालना है, ओके, फ्रेश पुदीने की 4 डंडल भी और उसके पत्ते भी, सब कुछ, ठीक है, 4 वो डाल दिए। जब आपका 3.5 कप पानी रह जाए तो सुबह आपका ये कहवा तैयार। आप लोगों ने बार बार नहीं पकाना, 3 टाइम का कहवा आपका तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा नीम गर्म करना है, जिस तरह पीने के पहले तो आप पी लेंगे ना ऐसे सिंपल, फिर आप लोगों ने जब ये इसके अंदर डालना है कप के अंदर, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अपने स्टमक के मुताबिक या अपनी जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम तो हाफ लेमन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, हाफ लेमन 1 कप के अंदर डालते हैं, ठीक है। हाँ जी, उससे ये होता है कि आपकी ये विटामिन सी है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपके बाल जब आपके अंदर ठीक होता है ना, तो ये आपकी स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आता है। मैं ग्लोइंग स्किन के लिए और मौसम के मुताबिक आप लोगों के लिए सुलेमानी कहवा, अपना खानदानी कहवा लेके आई हूँ। फिर आप लोगों ने ये करना है, डाल सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हनी है, ठीक है। जो शुगर पेशेंट है वो थोड़ा सा इससे अवॉइड करें, उनके लिए दालचीनी, छोटी मक्खी का है, छोटी मक्खी का। ये देखिए, ये हनी है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शहद डाल सकते हैं। पकने के बाद जब पीने लगे तो उस वक्त आप लोगों ने ये 2 चीजें शामिल करनी है, पकाते हुए नहीं, ठीक है। ये आपने सुबह ही बना के रख लेना है, 3 कप 3.5 कप जितना भी होगा, बस शाम तक आपका इसी तरह पड़ा रहे, सब कुछ आपने गर्म किया थोड़ा सा, उसके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो आता रहेगा। अच्छा, ये सुबह बना के तो सारा दिन हम जी, सारा दिन आप इस्तेमाल करें। सुबह तो वो पक गया ना, वो पक के तैयार हो गया आपका कहवा। आपने ये करना है कि बस उसको गर्म करना है और इस्तेमाल करना है, और शाम तक ये चीजें जो है सारी पुदीने के समेत उसके अंदर पड़ी रहे। तो छोटी देगची में ढक्कन डाल के, सॉसपैन ढक्कन डाल के छोड़ दें, ठीक है। ये आप लोगों, ये जो कहवा है ये हम पूरी सर्दी यूज करते हैं, और अगर किसी को साथ में जुकाम है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर देखिए कितनी रिसर्च आई है कि कैंसर का इलाज हल्दी से हुआ है। क्या बात है ना। तो मैं तो आप लोगों को यही समझाती हूँ कि आ जाओ, सिद्धू भाई जिंदाबाद। सिद्धू भाई ने, मैं बताती हूँ, हमारी बातों को सच साबित कर दिया सिद्धू भाई ने। मैं बताती हूँ कि जो हम कहते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ आए, आयुर्वेदिक की तरफ आए, नेचर की तरफ आए, हम कहते हैं इंडियंस जो है ना वो इस पे बिलीव करते हैं, उनका इतना ज्यादा ईमान है आयुर्वेदिक को लेके कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है अक्षय कुमार भी, वो सारा कुछ काम शाम छोड़ के वो चले गए थे नेचर के करीब, अपने आप को उन्होंने वहाँ पे अलग कैद किया, वहाँ रहे,
पहाड़ों में रहे, अपना इलाज करवाया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, खाना, चीज़ें, हर चीज़ हर्बल से अपनी ट्रीटमेंट की। आई डोंट नो अल्लाह उनको सेहत दे, क्या इश्यूज़ थे क्या नहीं थे, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर देखें अल्लाह ताला ने उनको आयुर्वेदिक की क्या शिफा दी है। उसी के बाद ये सिद्धू वाली जो कहानी है, क्या और उनसे पहले मेरे अपनी वाली कहानी है। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हूँ, अब मेरा टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स किए मैंने, आयुर्वेदिक से ही किए। जब अचानक से हुआ था अब से 5 साल पहले, तो मुझे बहुत हाई शुगर थी। अच्छा। पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमारे खानदान में किसी को भी नहीं थी। हाँ। जब पता चला तो मैंने सिर्फ वो जो एकदम से डॉक्टर ने दी 1 डोज बस मैंने ली है। उसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों से अपने आप को रिवर्स किया है, क्योंकि हमारी नेचर में, हमारे खानदान में है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस एक चीज़ है मेरे अंदर कमी कि मैं मीठी चाय पीती हूँ, और वो मीठी चाय आज भी मैं पीती हूँ, उसके बावजूद मैं ठीक हूँ। चीनी वाली पी लेती हैं? शक्कर वाली। अच्छा, शक्कर शक्कर हाँ, वाली, शक्कर देसी इतना शक्कर नुकसान वाली। चीनी नहीं नहीं, करती। चीनी मेरे घर में नहीं है। चीनी तो जहर है। हाँ, चीनी जहर है। तो ये है कि मैं इन्हीं चीज़ों से मैंने अपने आप को रिवर्स किया है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि इसकी बात हो रही थी, ये है अम्बा हल्दी, सादा हल्दी नहीं है, ठीक, जंगली हल्दी जिसको बोलते हैं, वाइल्ड टर्मरिक जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि बड़ी हल्दी, बड़े बड़े इसके पीस होते हैं। पंसारी की जो शॉप से मिल जाती है। पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी सी 1 पिंच इसके अंदर हल्दी डाल देनी, रात को सोते हुए जब डालेंगे तो मैं बताती हूँ, जिनको साइनस का प्रॉब्लम होता है, जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है, मैं पता पिछले पूरी सर्दी मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई। मैंने अपने बच्चों को कहवे में और रात को दूध में अम्बा हल्दी इस्तेमाल करवाई है। ये आपने सादी खुश्क लेके ऐसे सादी पीस के खुश्क, हाँ रखी जी, है। मेरे पास होती है, और मैं अपनी सारी रेमेडीज में, सारी टोटकों में सब कुछ मैं इस्तेमाल भाई, यही आपकी करती बॉडी हूँ। में कोई चोट लग जाए, कोई जख्म, अंदरूनी जख्म से लेके बाहरी नुमाया जख्म किसी भी किस्म का, ये हल्दी तो आपको मैं बता नहीं सकती, अगर आप ये पीते हैं या खाते हैं ये हील कर जाता है। बहुत बिल्कुल, बेस्ट कोई है। भी आपकी खुदा ना खास्ता इवन कि हड्डी तक भी टूट गई है ना, आप सिर्फ पाए, ये भी टोटका मैं आपके इसमें बता देती हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मेरे अपने बेटे का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको मैंने जो एंटीबायोटिक तो डॉक्टर्स ने दी। कोई बोन फ्रैक्चर था? हाँ, बोन फ्रैक्चर था उसका, पाँव का अंगूठा टूट गया था, ये बोन टूट गई थी, इधर से हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। मैं बताती हूँ, डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी वो तो लेनी पड़ी, बट ये कि उसके साथ साथ मैंने उनको बॉयल एग, ये किसी सबको मैं बता रही हूँ, किसी भी पार्ट का आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो आप पाए लेके, पाए का जितना हो सकता है ना 1 महीने तक, जितना सुबह दोपहर शाम उसको सूप पिलाएं, पाए खिलाएं। कौन से, किसके पाए? जो बड़े के पाए, बड़े के जो पाए। बड़े के पाए, हाँ जी, बड़े के पाए, ये बकरे के नहीं, बड़े के पाए, बड़े के पाए। मैं बताती हूँ, उसको मैंने 1 महीने तक लगातार पिलाया भी खिलाया भी, खिलाया भी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता भी नहीं चलता देख के कि अब इसको कुछ हुआ भी था। ये बस हम देसी पे, मेरा ईमान जो है वो आयुर्वेदिक पे है, नेचर पे है, इसीलिए मैं हर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो, नेचुरल जियो। वाह, क्या बात है जी। अब हमें कोई लगाने की भी चीज बताएंगी? जी जी, आपने सुलेमानी कहवा बताया, ये सुलेमानी कहवा सिर्फ रात को हल्दी डाल के पीना है, बाकी सारा दिन इस तरह पीना है? बाकी सारा दिन आपने, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कोई ऐसी लगाने वाली चीज, लगाने वाली चीज को नॉर्मल करे? बिल्कुल बिल्कुल, लगाने वाली चीज, स्किन पे बिल्कुल ग्लो आएगा। पहली बात तो इसी से ग्लो आएगा। अच्छा अच्छा, फिर आप लोगों को देखिए एक और स्किन पे ग्लो पे मैं बता रही हूँ, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, खूबसूरत सा पानी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिटॉक्स वाटर। ठीक है, ठीक है। आपकी इसमें मैंने जो इजाफी चीजें डाली, पुदीना, लेमन और जिंजर और चुकंदर भी आपने हाँ, ये चीजें तो अमूमन लोग डालते हैं, लेकिन इसमें इजाफी चीज जो मैंने डाली है वो इसके अंदर डाला है मैंने चुकंदर। अच्छा, जीरा सफेद यूज किया? सफेद जीरा, ठीक है, और थोड़ी सी सौंफ। अच्छा, ठीक है। ये आपने, ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा आप लोगों का पानी, आपकी आंखों को भी ठंडक मिलेगी देख के, तो सोचें आपके अंदर को भी कितना साफ सुथरा, कितना। तो ये जो डिटॉक्स वाटर है, काफी लोगों को ये नहीं पता कि इसको रखना कितनी देर है। अच्छा, अब मुझे दूसरा ये भी बता दें, कुछ लोगों को ना खीरे से फूड पॉइजनिंग भी हुआ है, तो अल्लाह ना करे ये जो खीरे वाला पानी है ये फूड पॉइजनिंग नहीं, कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं कर देगा? क्योंकि काफ़ी लोगों को पेट लूज का प्रॉब्लम हुआ है, ख़ासतौर पे जो शुगर पेशेंट होते हैं, आपको पता है अगर उनको पेट लूज हो जाए तो उनका स्टमक का बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन तो मेरे खीरा उनको लड़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि देखें मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं जरा देख लिया, अब क्या पता कितने टाइम तक इसको पी सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन कोई होती हो कि इस टाइम तक पी के ख़त्म करें। हो सकता है वो पूरा दिन में रात तक रखा हुआ खीरे का पानी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ आप इसको 2 घंटे रखें। ये आप प्लीज डिटेल में बताएं। मैं डिटेल में बताऊंगी कि खीरा, देखिए, अगर पहली बात तो खीरा अगर किसी को सूट नहीं करता, किसी को लेमन नहीं सूट करता, किसी को जिंजर नहीं सूट करता, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर पी रहे हैं तो देखिए 2 घंटे इसको रख के आप यूज इसका स्टार्ट कर दें और 8 घंटे में खत्म कर दें। गौर से सुन लें, जो खीरा आपने किसी भी डिटॉक्स वाटर में डालना है तो खीरे वाला डिटॉक्स वाटर आपने 2 घंटे में खत्म, हाँ वो खत्म कर, जब आप स्टार्ट करें तो बस खत्म कर दें। और अगर खीरे से हट के पानी है तो फिर हम कब तक पी सकते हैं? फिर आप 12 घंटे से 14 घंटे 16 घंटे, मैं बताती हूँ।
ऐसे देखिए, इसका एक तरीका होता है। लोग आपने ये सोचा है कि सिर्फ देखिए ये जो इसके अंदर हर्ब्स हैं, जब अब मैंने स्टार्ट किया तो 2 घंटे 4 घंटे मैंने इसको ख़त्म करना है, ऐसे नहीं है। आपने 3 घंटे ठहर के इसको स्टार्ट करना है, जब इसके सारा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाए। ठीक है, सुबह आपने नमाज पढ़ते ही बना के रख देती हूँ मैं, तो 3 घंटे बाद तकरीबन 7-8 बजे इसको स्टार्ट करके जब ये इतना रह जाता है, ठीक है, फिर इसके अंदर मैं इतना पानी कर देती हूँ, फिर इसके अंदर मैं फुल बॉटल कर देती हूँ। फुल बॉटल करने के बाद बस 2 बॉटल इसमें इजीली बन जाती है। मतलब बार बार पानी को बढ़ा जी देती जी, है? जब रह जाए 3/4 रह जाए, 3/4, ये नहीं कि जितना पिया उतना डाल दिया, नहीं, 3/4 जब आपका रह जाएगा फिर आपने उसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद 2 घंटे फिर आप होल्ड करें, फिर बस शाम तक आप खत्म कर दें। 12 घंटे में आपने खत्म कर देना है। और अगर हम कोई आम पानी पी ही नहीं रहे, हम सिर्फ यही वाला पी रहे हैं, फिर कोई इशू नहीं है? नहीं, फिर कोई इशू नहीं है। ये भी वही पानी है जो हम वही पानी है, हाँ जी, वही पानी है, सिंपल पानी है। मगर ये कि हमें ज्यादा इफादियत के साथ ज़्यादा इफादियत के साथ, देखिए इसके अंदर चुकंदर है, इसके अंदर सारी चीज़ें हर्ब्स हैं, आपके अंदर की जो सारी बॉडी को ये क्लीन करेगा ना। आपका अंदर जब क्लीन होगा तो आपका ये जो स्किन तो ग्लो करेगी ना। अब आप नईमा जी कोई लगाने वाली भी चीज़ बता लगाने वाली देखें, लगाने वाली मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट रेमेडी लेके लगाने वाली के लिए ना आप एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि डिटेल में आप मुझे बता सकें। आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है लगाने वाली डिफरेंट होगी, जो मेरी बहनें देख रही हैं ना, ये बस आज के शो के बाद लगाएं और सुबह हमें लाइव कॉल करके बताएं कि नईमा जी ने आज जो बताया है वो यार कमाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी इन्होंने ऐसे ही दिया फीडबैक, मुझे बहुत अच्छा दिया है। ब्रेक लें इंशाल्लाह, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं फिर इंशाल्लाह। भाई एक और भी रेमेडी है, ये जो मैं खा रही हूँ ना अनार, इसकी कोई रेमेडी है? अब वो कह रही हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें आप भूल जाएंगी, अनार की रेमेडी की एक ऐसी सीक्रेट जो है वो आज नईमा बताएंगी। मगर उससे पहले हमने ब्रेक से पहले बात की थी मेरी बहनों को अपने स्किन पे लगाने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, रंग साफ करने के लिए। जो बच्चे सांवले पैदा होते हैं, माओ को बड़ी परेशानियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे बेटियाँ अगर थोड़ी सी सांवले रंग की हों और वो बड़ी डिप्रेशन में चली जाती है, माए के मेरे बच्चे क्या, मैंने रंग कैसे साफ़ करना है, किस तरीके से स्किन के ऊपर ग्लो लेके आना, उसकी तो रेमेडी आज आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बच्चा दुनिया में आने से पहले उसकी एहतियात बता देती हूँ कि अगर आपको ये डाउट हो कि मेरा बच्चा सांवला ना हो जाए, ख़ानदान सांवला है, ठीक है, हाँ जी, मैं उसका भी बता देती हूँ आप लोगों को। खदशे पे बात है। अगर खदशे पे बात है ना, तो आप लोगों ने बच्चा जब ये है कि दुनिया में आने से पहले एटलीस्ट 5-6 महीने पहले से आप लोगों ने कच्चा नारियल इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। वाह। कद्दू, सब्जियों में कद्दू कसरत से खाएं और वैसे कच्चा नारियल, तो इंशाल्लाह 99% चांस है कि बच्चा गोरा ही होगा। ठीक है, कहते हैं ना, अगर कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। सही है। लेट्स से अगर आ गया है और वो सांवला है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बच्चे के लिए नहीं, बच्चा बड़ा कोई भी, ठीक है, बच्चे के लिए तो स्पेशल है ये, लेकिन आप भी कर सकते हैं। फिर हमने जब यूज करवाया तो बड़ों पे भी बड़ा इफेक्ट है। तो हम अपनी स्किन टोन को फ्रेश मजीद कैसे कर सकते हैं, उसकी रेसिपी जी। ठीक है, ये मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सफ़ेदा काजगिरी। ठीक है, आप नोट कर लें, ये सफ़ेदा काजगिरी। अच्छा, ये आम से पंसार स्टोर से मिल जाएगा आपको, बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, हम इन चीज़ों से दूर, हमें इनका पता नहीं है। जगह पाउडर मिलेगा, पाउडर मिलेगा, सफ़ेदा काजगिरी जो पाउडर मिलेगा, और इसके साथ में है ये करंजवा। अच्छा, नाम नोट कर लें, करंजवा। ठीक है, और ये करंजवे की मैं आप लोगों को शक्ल, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा। जो करंजवा होगा वो इस टाइप का होगा, ये देखें, जिस तरह आंवले की वो नहीं होती हैं गुठलियाँ। अच्छा, ठीक है, इस तरह ये देखिए, इसके अंदर से ये इसका सीड है। आप लोगों ने क्या करना है, ये ला के इसका सीड, ये तोड़ के इसका सीड निकालना है। ठीक, अच्छा, पहले इसको तोड़ना है। जी जी, इसको तोड़ना है, इसके अंदर से इसका सीड निकलेगा। ठीक है, वो सीड का जो ये है, ये पाउडर मैंने बनाया हुआ है। ओके, थोड़ा मुश्किल काम है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। जब आपने गोरा होना है तो आप लोग ट्रीटमेंट इतने महंगे महंगे करते हैं, ये छोटा सा हाँ, स्किन को ग्लो करना नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा ये मसला है कि बस हमारी स्किन टोन थोड़ी सी स्किन टोन नहीं, और जब माँ को ये करे तो मेरा बच्चा गोरा हो, अपने आप को तो भूल जाती है ना, तो फिर तो करेंगी ना बच्चों के लिए, तो ठीक है, फिर अपने लिए भी कर लें आप साथ में। आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है करंजवे का पाउडर, ये करंजवा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोगों ने बराबर लेना है ये, ठीक है, इतना सा, ये थोड़ी सी एक रेमेडी मैं आपको बना के, हाँ, छोटा चाय का चम्मच, वैसे आप बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। मैं देखूं इसका पाउडर जो है। हाँ हाँ, पाउडर देखें आप इसका। अच्छा, वो वाला नहीं है, चूरा चूरा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगा। ये मैं ऐसे रखी क्यों, ताकि लोग देखें। हाँ, ठीक है, और ये है सफ़ेदा काजगिरी।
ये देख सकते हैं आप, ये भी Same. आपने इतना ही लेना है, ठीक है। अच्छा। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूं कि अगर आप कोई भी क्लींजर यूज करते हैं ना, कोई भी क्लींजर यूज करते हैं, क्लींजिंग मिल्क जिसको बोलते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा एक चुटकी सफेदा काजगिरी डाल के क्लींजिंग करेंगे तो 200% ग्लो आएगा, वाह। ठीक है। इसमें आप लोगों ने अपनी चॉइस के मुताबिक जिससे आप कंफर्टेबल हों, मैं अमूमन डालती हूँ एलोवेरा जेल या रॉ मिल्क या आप कुछ भी कह सकते हैं। ये देखें, ये डाल दिए इतना सा। आपने ये जेल, मैंने ये एलोवेरा जेल डाल दी है, Okay. ठीक है। ताज़ा भी आप- डाल सकते हैं ना? ताज़ा भी नहीं, ताज़ा आप फ़ौरन से यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। उसके अंदर जो उसका जो येलो पार्ट होता है, जिसका येलो पानी निकलता है, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, वो एलर्जी कर सकता है। खैर। हमेशा आपने जो काटना है ना एलोवेरा, तो उसको पहले उल्टा रखना है पानी के अंदर, ठीक है, 3 घंटे कम अज़ कम 3 घंटे आपने पानी के अंदर रख के तो इसको फिर फ्रिज में रखना है। फिर आप चाहे हफ्ता 10 दिन तक यूज़ करें, अच्छा, डायरेक्ट नहीं, ठीक direct है। हाँ, नहीं, स्किन पे वो एलर्जी कर सकता है, अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैं तो ये बना के रखती हूँ। आप लोग ये कि मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, अच्छा, ठीक है। ठीक ये है। देखें, ये एक बड़ी प्यारी सी एक क्रीम बन जाएगी, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। हम्म, ये देखिए, ये वो आप अपने हाथ पे भी लगा के हाँ, मैं अपने हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके। ये देखें, ये आप लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा ना ये फटेगा, ठीक है, हाँ। इस तरीके से। लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्ट वो सारा का सारा देखना आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाएगा। ये आप देखते रहें, ये स्किन का बाकायदा आपका मैल जो है, वो डर्ट जो है वो रिमूव करेगा। आपको नज़र आ रहा होगा, हालांकि हाथ धुले हुए थे फिर भी मैल उतर रहा है। ये देखें, ये सारा पहले बने थे वो लम्ब से बने थे, लम्ब सारे के सारे ना ऊपर इसके टिश्यू स्किन लाके के ऊपर। दीजिएगा, हाँ, टिश्यू से साफ करना है ताकि पता चले। हाँ, टिश्यू लेके आइएगा प्लीज। अच्छा, टिश्यू लाके दीजिएगा जरा। मेरे पर्स में होगा, देख लें। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके का हो जाएगा। मैल भी साफ कर रहा है। हाँ, ये मैल साफ करेगा। ये आपका मैं बताती हूँ, ये देखिए, मैं इसको उतार के, ये जो डार्क नकल है, हाँ, हाँ, ये इस तरह ये साफ हो जाएंगे। हमने ये चेहरे, हाथ, पाँव, गर्दन गर्दन, इसी तरह मसाज करके हाँ, इसकी मैल निकालनी है। मैल निकालनी है, ठीक है। ठीक ये है। देखें, हाथ आपका, स्किन आपकी ग्लो करेगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा, उससे आपकी स्किन उससे ग्लो इसमें करती तेल है। भी डाल के कोई नहीं, रोगन नहीं। वगैरह करके भी क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं अगर नहीं, dry आप skin है? इसके अंदर ड्राई स्किन है तो फिर दूध डाल लें। दूध डालें, ठीक हाँ, है। दूध डाल हाँ, लें, दूध डाल लें, दही डाल लें, दूध, दही, इस तरह कुछ की भी डाल चीजें सकते हैं। बच्चों में, हाँ, हाँ। एलोवेरा, हाँ मगर जैसे आपने एलोवेरा बताया, उससे ये कि बच्चे एकदम से इरिटेट नहीं होंगे। हाँ, इरिटेट नहीं होंगे उससे। बच्चे ना हाँ, दूध दही से चीजों से बहुत परेशान बहुत होते हैं कि परेशान क्या होते मुंह हैं, पे लगा ये दिया स्मेल अम्मा ने। आती है। हाँ, स्मेल आती है, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा एक आप कह सकते हैं अच्छा, अब कि ये जो हमने लगाना है, मलना है, फिर इसको पानी से साफ करना है या पानी फिर? से पानी से साफ कर दें। अगर पानी नहीं है तो आप टिश्यू वगैरह से किसी से भी साफ कर दें। अच्छा। कॉटन गीली करके, हम तो अमूमन इस तरह करते हैं कि कॉटन गीली करके तो कॉटन से साफ कर देते हैं, तो नजर भी आता है। एक टिश्यू देना जरा, ये देख सकते हैं। हालांकि मेरे धुले हुए हाथ थे। अब देख सकते हैं, कैमरा दिखा, कौन सा कैमरा दिखाएगा ये? हाँ, यही जबकि है, इतना ठीक है? टाइम, हाँ, इतना टाइम हुआ भी नहीं, कम से कम आप लोगों ने 10 से 15। हाँ, ये देखें, जो उतर रहा है इसके अंदर वो भी देखिए, उसमें भी है मेरे। हाँ। ये देखिए आप, कौन सा कैमरा दिखा, किसके सामने करूं? क्या मट्टी मल के आई थी हाथ में? नहीं, देख ले, मैं हैंड वॉश करके लोशन लगा के और साफ सुथरे हाथ लेके आई थी। उसके बावजूद ये आप लोगों को मैंने लाइव रिजल्ट दिखाया। अब ठीक दोनों है? का फर्क हाँ, दिखाया आप आगे करके। ये देख ले, देखें। मेरी अपनी इंसल्ट हो रही है, देख नहीं, ले। अपनी ये देख ले आप, नाइस। मजे का, Live में, अच्छी ठीक अच्छी है? चीज है। हाँ। और देखिए, देखिए। देसी चीजें, हर्बल चीजें, हाँ, मुंह से ज्यादा साफ हाथ लग मुंह रहे से हैं ज्यादा आपके। साफ हो गया है। अच्छा, फिर आपको, ठीक है, ये हो गई है रेमेडी। बच्चे बड़े कोई भी कर सकते कितने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है या फिर डेली भी लगा सकते हैं? इसको डेली पे लगाएं, कोई अच्छा, इशू नहीं है, हाँ। कोई इशू नहीं है, इसका कोई साइड ना इफेक्ट तो नहीं उसके है, अंदर स्क्रब था, कोई ना कोई चीज नहीं है। हाँ, इसके अंदर कोई आपकी स्किन के ये पोर्स जो ओपन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये आपकी स्किन को ग्लो देगा। अरे वाह। हाँ, ग्लो देगा। अच्छा, एक और मैं आप लोगों के लिए अंगूठी आसानी कर, पहने, हाँ, मेरे पे आपने लगा देना इल्जाम। थैंक यू।
मैं फिजा अली के मॉर्निंग शो पे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अंगूठी गिरी रे। अच्छा, इसमें आप लोग लोशन, सिंपल जो बेबी लोशन है ना, बच्चों को अगर आप एलोवेरा जेल के साथ ना करें तो सिंपल आप बेबी लोशन के साथ इनको कर सकते हैं। हाँ जी, अमूमन एक बड़ा मशहूर सा था ब्रांड, वो हमने किया था तो कुछ नहीं था तो हमने लोशन के साथ किया, उसके साथ भी बड़ा अच्छा रिजल्ट फिर तो ये हम क्लेंजर, फेस वॉश, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, हाँ इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। वाह। अच्छा, फिर दूसरी एक और मैं एंटी एजिंग की आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि एंटी एजिंग प्लस है। ये तो देखिए वाइटनिंग में आ गया है ना, इसी को आपने एंटी एजिंग कैसे बनाना है, कैसे? इसके अंदर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये है मसूर की दाल का पाउडर, ठीक है, जैपनीज ग्लो, ठीक है, लाल वाली दाल, लाल वाली दाल का, ठीक है, लाल वाली जो दाल होती है, इसी के अंदर आप लोगों ने एडिशनल मैं बता रही हूँ, ठीक है, इसी को बता रही हूँ। ये उठाइएगा आप, ये एक चम्मच मसूर की दाल का पाउडर आप लोगों ने डाल लिया। ओके। इसके अंदर सादा चीनी जो घरों में होती है, हाँ ये मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा। मैं बताती है स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देती है। वाह। ये सादा चीनी, जितनी ये चिट्टी है उतना ही स्किन पे ग्लो भी चिट्टा उतना हाई चिट्टा ग्लो देती है ये चीनी हो गई है, ठीक है। ये स्क्रब का भी काम करेगी? ये स्क्रब का भी थोड़ा सा, और ये इसमें जितना लैक्टिक एसिड होता है वो उतना ही हमारी स्किन पे ग्लो लेके आता है। हमारे स्किन के मिल्क पाउडर कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके बच्चों वाला मिल्क पाउडर हो, ठीक है, ठीक है। ये भी एक चम्मच, ठीक है। ये देखें, ये एक चम्मच। अब ये देखिए कितनी प्यारी आप लोगों की क्रीम बन गई है। वाह, ठीक है ना। इसके अंदर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसके अंदर दूध, कच्चा दूध डाल सकते हैं, चाहे तो कोई लोशन डाल सकते हैं, योगर्ट डाल सकते हैं, अर्के गुलाब डाल सकते हैं। अब मैंने जिस तरह के एलोवेरा जेल डाली है, ठीक है, ये देखिए ये क्रीम बन गई है। इसको ज़रा, इसको भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये क्रीम की शक्ल बन गई, ठीक है, बड़ी स्मूथ सी क्रीम बन गई है ये, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लास्ट ये देखें टाइम है, इसके साथ साथ आप में ये रह ना जाए अनार वाला, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं काफ़ी देर से खा रही थी। ये अपने क्रीम्स भी बता दी, एंटी एजिंग भी बता दी, ये अनार वाला नुस्खा क्या था? आई डोंट वांट टू लेट यू गो बिफोर यू टेल मी अबाउट इट। अनार का नुस्खा ये है कि अनार का तो आप एक तो ये देख लें कि अल्लाह ताला ने इसको कुदरती रियलिटी बख्शी है कि ये इसके सर पे ताज है, ठीक है। फिर अनार होते दो किस्म के, अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने लगी हूँ टाइम की कमी की वजह से। ये है कंधारी अनार, ठीक है, हाँ। इसको भी कर सकते हैं, बट ये जो है ये स्पेशल अनार है जो हमारे ख़ानदान में यूज़ होता है, जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये है अनार बी दाना, इसको बी दाना बोलते हैं, ठीक है। इसके दाने सॉफ्ट होते हैं, और ये देखिए ये इस तरीके का होता है, ओके, ठीक है। इसका जो आप लोग सारे हाइड्रा फेशियल, सारे ग्लोइंग, सारे आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना, आप सबको स्किप कर देंगे अगर आप मेरे बताए हुए नुस्खे से इस्तेमाल करेंगे। वो करना क्या है, ये इस साइज का ये अनार है, ठीक है। आपने आधा किलो दूध के अंदर इसके 8 पीस करने हैं। सिर्फ ये जो पार्ट है ना, आपने सिर्फ ये रिमूव करना है, बाकी छिलके समेत, दाने समेत। ये देखिए इसके अंदर कितनी चीजें होती है। ये इसकी झिल्ली है जो हमारे स्टमक को ठीक करती है। मैं उतार के आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये उधर करके, हाँ। ये देखिए ये इसकी झिल्ली है अनार की, ठीक है। ये थोड़ी सी उतरी है, इसके अंदर से आप लोगों को सही नजर आएगी। पूरी का पूरा पार्ट जो है ये देखिए ये झिल्ली है इसकी, नजर आ रही है, इसके अंदर दाने खूबसूरती से लगे हुए हैं। और ये जो होती है इसको अनार का, ये जिस कुशन में होते हैं अनार के दाने, ये इसको अनार की चर्बी बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। ये अनार पूरा का पूरा अनार, सिर्फ ये पार्ट रिमूव करके आप लोगों ने इतने इतने पीस करके आधा किलो दूध में रात को डिप करके रख देना है, सही है। ये एक नए तरीके का मिल्क शेक है। जरूरी है? नहीं, कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। गर्म दूध गर्म करके ठंडा कर लें, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो ये आप लोगों ने, अच्छा आप डब्बे वाला कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, डब्बे वाला नहीं, फ्रेश दूध, फ्रेश दूध, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है अनार के इतने इतने पीस करके दूध के अंदर डाल देने, रात भर ये दूध में पड़े रहेंगे। फिर कोई मीठा वगैरह कुछ नहीं डालना, सुबह आपने शेक करके उसको स्टेन करके और वो मिल्क शेक पीना है। मैं बताती हूँ वो मिल्क शेक जो है वो आप लोगों के लिए ऐसा जादुई मिल्क शेक होगा कि आपकी जो ये चीक्स है ना ये लाल हो जाएंगे। मैं अभी भी डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। आपने रात को दूध में भिगो के ये आधे आधे हिस्से करके रख दिए, छिलके समेत, अनार के दानों समेत, ऐसे ही है। अब सुबह जब हम उठे तो ये जो छिलके हैं, अनार के दाने, इन सबको आपस में ग्राइंड, सबको ग्राइंड करना। अच्छा, सबको रात भर, जी जी। इसके छिलके में भी, इसके छिलके में भी मैं बताती हूँ इसके छिलके के इतने फायदे। इस पे तो पूरा मैं बताऊँ 2 घंटे का शो हो सकता है, 2 घंटे हम लोगों को समझाएंगे। अच्छा, इसके इतनी फायदे है। अब ये हमें क्या दे रहा है फायदे, वो भी ये आप, मैं बताती हूँ कि जो चीक्स है ना आपके, जो हम महंगे महंगे फेशियल, महंगे महंगे ट्रीटमेंट से भी हम विश करते हैं कि हो जाए हम, एक सिर्फ इस चीज से जो कुदरत ने आप लोगों को खजाना दिया है ना, इसमें हदीस भी है कि हर अनार में एक जन्नत का दाना भी होता है, ठीक है ना, हाँ। तो ये मैं बताती हूँ जन्नत का फल है।
तो ये लोग बस हम क्या करते हैं कि इसको सबको जो हमने फ़ायदा लेना है, ठीक है, अनार के दाने भी बहुत फ़ायदा देते हैं, बट ये कि ये आप लोगों ने जो इसका असल फ़ायदा लेना, ये छिलका, इसका गुदा, इसकी झिल्ली, इसकी चर्बी, इसके दाने, सब कुछ रात को दूध का गिलास बता दें। आधा किलो दूध, आधा किलो दूध, इतने साइज का अनार, तकरीबन एक पाव बन जाता होगा। या अब ये वेट नहीं शेक किया करके मैंने। कितने 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 गिलास ये बनेगा? शेक करके 2 गिलास बन जाएगा। और ये दोनों पीने? अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप एक पी लें, एक आप किसी साथी को दे दें। निहार मुंह। और निहार कब मुंह, तक हाँ पीना जी। है ये 40 दिन, टोटका 40 दिन का? टोटका 40 दिन का है, लेकिन हफ्ते में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। है? हाँ जी, हफ्ते में आपको पता चलना। जो भी देख रहे हैं आप लोगों ने ये करना है और करके फिर मुझे बताना है भी। ये मैंने पहले हमने जिसको बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत बहुत अच्छा फीडबैक आज आया आपने है। पूरे पाकिस्तान को बताया है। पूरे पाकिस्तान को आज मैंने बताया, अपना खानदानी मेरी नानी का नुस्खा है क्या ये। बात है, गिव मी हग। ये सारी चीज़ें जो है आपको फीडबैक मिलेगा बहुत जल्दी, और मुझे पता है आपकी रिसर्च इन चीज़ों पे आपने बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया, बताया। थैंक यू सो मच नईमा जी। आते रहना है दोबारा, मैं आपको बहुत जल्दी मधु करूँगी। और दूसरा जो हमारा इनके साथ शो होगा वो हम करेंगे बालों के ऊपर। बालों में जिस किस्म की लोगों को कोई तकलीफ है, हेयर फॉल से लेके, खुश्की से लेके, जो से लेके, एवरीथिंग वी गोइंग टू डिस्कस। उसके ग्रे हेयर भी हम सब डिस्कस करेंगे बालों के ऊपर। तो आप रहिए हमारे साथ, हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, और मैं आपको बताऊं, मेहमान अच्छे हों और साथ में टॉपिक भी ज़बरदस्त हो तो फिर तो बात करने का, गुफ्तगू करने का बड़ा लुत्फ़, बड़ा मज़ा आता है। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, एलैबोरेट करूं, मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे साथ आज शामिल होइएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जितने बड़े लोग, जितने बड़े इंसान हमारे आज के सेट पे हमारे साथ मधु हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र के साथ, अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसके साथ आपको एलैबोरेट करेंगे, मगर साथ साथ अगर आपकी भी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप किसी इस तरह के ऐसे किसी सिचुएशन का शिकार हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी सिचुएशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए हमने बुलाए हैं साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, जो कि सूफ़ी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिस्मिल्लाह जी। और उसके साथ एक और स्पेशल मेहमान है मेरे पास, जो कि साहिबजादा काशिफ महमूद साहब की बहन है, कुदसिया वासिफ, वो भी सूफ़ी स्कॉलर है। आज उनको भी हमने मधु किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हैं आप, और आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों की ग्रूमिंग, मगर हम बच्चों की जो ग्रूमिंग है, तरबियत है, उसको आज हम थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चों को जिस तरह की तरबियत दी जाती है वो, और जो बाहर के ममालिक हैं वेस्ट में जो बच्चों को तरबियत दी जाती है वो किस हद तक, किस तरह से मुख्तलिफ है, और कौन सी तालीम और कौन सी तरबियत जो है हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। तो आज इस पे बात करेंगे। जी ओवर टू यू। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जो बच्चों की तरबियत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे माशरे में जो बच्चों की ग्रूमिंग की जा रही है, ये जो पहले की जाती थी, जो पहले की लाट है, जिसको लोग कहते हैं कि 2-3 पहले की अगर नस्लें देखें तो हमसे बेहतर थी, तो हमसे क्यों बेहतर थी, और आज के जो ये नस्ल है, जो आज के बच्चे हैं, क्या इनकी ग्रूमिंग में कोई फ़र्क है? क्या माँ बाप वो नहीं है जो तरबियत देते थे, या वो लड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज से 2-3 जनरेशन पहले इतना एलेबोरेटेड और इतना साइंटिफिक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं था। छोटे से टाट के स्कूल में बैठ के तालीम दी जाती थी, और वालिदैन भी को बहुत ज़्यादा, मतलब उस दौर में किसी ने अगर FA BA किया होता था तो कहते थे कि भाई ये तो बस आखिर हो गई, ख़त्म हो गई, बहुत पढ़ा लिखा है भाई ये। तो नॉर्मली एजुकेशंस तो अंडर मैट्रिक ही होती थी। तो लेकिन एक चीज़ उनके पास जो थी ना, वो आज के दौर से फ़र्क थी, वो थी उनकी इस्लामिक एजुकेशन और उनका उसके ऊपर बिलीफ। वाह, मुझे आपकी एक बात याद है, इस बात को बल्कि मैं बहुत जगह बैठ के आपके नाम के साथ कोट करती हूँ, क्योंकि कोई बात कहते हैं ना, आप किसी से सुनते तो ख़ुद आपकी तरबियत, आपकी पॉलिश अच्छी हो जाती है। वो तभी होती है जब आप किसी अच्छे और बड़े लोगों में बैठ के उनकी गुफ्तगू सुने, फिर आपकी बात यहाँ पर रह जाती है। इधर ही शो पे बैठ के मुझसे यहाँ पर उन्होंने कहा था काशिफ महमूद साहब ने कि बच्चों को मॉडर्न
तरीके से जो है ना उनको खिलाओ पिलाओ पहनाओ उड़ाओ सब कुछ करो, मगर और डिजिटल तालीम भी दो, इल्म भी दो, मगर जो दीनी तालीम है ना उनको वो पुराने ज़माने की दीनी तालीम और दीनी इल्म जो है वो ज़रूर उनको सिखाओ। जी बिल्कुल जी। इसको एलैबोरेट भी कर दीजिएगा, फिर हम आपकी बहन की तरफ जाएंगे। जी हाँ, तो यही बात है कि देखिए अब हमारी जो जनरेशन की वाली जो सदी पहुंच गई है ना, इसमें एक लैकिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए बना दी है ना वो आपके लिए मनफियत है, आपके लिए उससे फ़ायदा है। अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे ना तो हो सकता है उसके बीच में हमारा अपना शर हो, हमारी अपनी मंशा शामिल हो, उसके अंदर कोई एरर हो, लेकिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने आपके लिए बना दिए ना कि ये आपके लिए ये रास्ते ठीक हैं, और फिर कहा कि अल्लाह ताला ने कि हो सकता है तुम अपने लिए वो चीज़ें पसंद करो जो तुम्हें नुकसान देंगी और तुम उन चीज़ों को ना पसंद करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कड़वी दवाई होती है, इंसान पीनी पड़ती है, सेहत के लिए आपके लिए मुफीद है वो चीज़। तो हम लोग ना आसाइशों में इतने ज़्यादा वो कहीं फंस गए हुए हैं कि हम वो जो हमारी पुरानी तालीम थी ना कि सुबह उठना है, फजर पढ़नी है, फिर उसके बाद दादा हुजूर ने बैठ के बाबा से बुलंद कुरान मजीद पढ़ना है, घर के अंदर एक खैर और बरकत का जो माहौल है वो आज हमारा काफ़ी हद तक कहीं खो गया हुआ है। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सारा दिन दफ्तर होते हैं, मोबाइल होते हैं, वो जो बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी है ना वो वैसी आजकल कम होती जा रही है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं अपने बचपन में शाम को मेरे दादा हुजूर के फ्रेंड्स आके बैठते थे वेड़ा, और मैं पानी शानी लगा के चरपाइयाँ बिछा के हुक्का गर्म करके मैंने उनके लिए रखा होता था तो वो सारे इकट्ठे होते थे और इतनी खूबसूरत वो बैठ के वहाँ महफिल होती थी, अंबिया के ज़िक्र होते थे और उनकी हर बात के अंदर इतनी हिकमत होती थी कि मैं, हालांकि एज डिफरेंस देखें मेरे दादा हुजूर, मैं छोटा सा, लेकिन मैं उनके पास बैठना पसंद करता था। मैं कि मेरे और भी कज़न्स जो वहाँ पे मौजूद होते थे वो कहते थे यार इस महफिल में बैठते हैं, एक वैसी दिली सुकून मिलता है वहाँ पे बैठ के। अब जब आपकी वो तरबियत आपके साथ आ रही है ना और आपको वहीं पर ही राइट रॉन्ग की कुछ ना कुछ समझ आनी शुरू हो गई है, तो ये वो तालीम मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारे सिस्टम में लैकिंग है। अगर हम उनको जदीद तालीम दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारी जो बेसिक कोड्स हमें जो मिले हुए इस्लाम के, हम उनसे आरी होते जा रहे हैं। बेशक, और वो कहते हैं ना इल्म हासिल करना तो चीन तक जाओ। तो चीन जाने की क्या ज़रूरत है जब घर में आपके बुज़ुर्ग आपके घर में इल्मदार बैठे हुए हैं, अगर आप उनके साथ उनकी बैठक में बैठे तो देखें ना किस तरह की उन्होंने बात की, किस तरह से आप इल्म सीख सकते हैं। मगर हम आज के दौर में क्या कहते हैं, बड़ों के बीच में बैठे हो, जाओ यहाँ से, ये कोई तरीका है, हम बात कर रहे हैं तुम बैठे हुए हो, 10 किस्म की बातें हो रही। जबकि ये नहीं देखा जाता कि भाई 10 किस्म की बातें मत करो जब बच्चे बैठे, क्यों गैर अजीब तरीके की बात या लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करने जहाँ पर बच्चों को बिठा के, और बच्चों को बिठा नहीं सकते, ऐसे आप खुद ही लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ऐसी गुफ्तगू आप खुद ना करें। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, मगर आपसे जो बात करनी है मैं चाहूँगी कि उसके बीच में कोई ब्रेक और कोई रुकावट ना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप पहली मरतबा आज मेरे शो पे आई हैं, तो हम ब्रेक के बाद आपकी तरफ आते हैं, कैसा कुछ है? थैंक यू। ठीक है जी, ओके, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। आज हम बच्चों की तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। कुछ जी आपसे बात करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में जो बच्चों को तरबियत दी जाती है, अगर हम वेस्ट के ममालिक में देखें जो तरबियत उनको दी जाती है, उसके हिसाब से हमारा क्या डिफरेंस है? मैं आपसे ये कहूँगी कि सबसे बड़ी बात जो है जो एक्नॉलेजमेंट की है, कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो बच्चों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता उस तरह से जैसे वहाँ किया जाता है। स्पेशली अगर आप पेरेंट्स को देखें, अगर कोई बच्चा एडिशनल नीड के साथ है तो पेरेंट्स ऐसे छुपाते हैं उस बच्चे को जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है। उनको कमरों से नहीं निकलने देना, रिश्तेदारों से नहीं मिलने देना, नहीं वो सो रहे हैं, नहीं वो इधर हैं, वो नहीं वो। हमने खुद ये चीज़ें बड़ी एक्सपीरियंस की जब हम छोटे थे। हमारे घर में कुछ लोग आया करते थे, गेस्ट वगैरह, तो उनके बच्चे गाड़ी में बैठते थे। वो जितनी देर आके हमारे घर में बैठते, हम पूछते रहते थे बच्चे किधर हैं जी, वो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे हैं तो अब लेके आए हैं तो हमसे मिलवाएं। नहीं वो गाड़ी में बैठे, उधर ही कंफर्ट। तो हमने गाड़ी में जाके उनको मिलना, उन्होंने शीशे नीचे नहीं करने और इंटरेक्शन नहीं करना, चाहे वो 2 घंटे बैठे हैं, बच्चे उनके गाड़ी में बैठे हैं। अब जब वो बच्चे बड़े हुए तो पता चला कि बच्चे कुछ जैसे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल नीड्स हैं, तो हम यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं करते अपने बच्चों को। अगर बीइंग अ पेरेंट आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो सोसाइटी कैसे करेगी? बात तो फिर पेरेंट्स को बड़ा डर होता है कि जैसे आप एक लेबल कर देते हैं, आपका बच्चा तो पागल है,
आपका बच्चा तो ये है। ये चीज़ें बिल्कुल मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग किस्म की हैं जो कि हमारे माशरे में। हमने यहाँ पे स्कूल में जो नॉर्मल स्ट्रीम स्कूल हैं, इन स्कूलों में हमने कभी भी एडिशनल नीड बच्चे नहीं देखे। मैं जब खुद पढ़ रही थी, हमारे स्कूल में कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसको कोई ऑटिज़म है या जिसको कोई इस तरह से कोई जो एडिशनल नीड बच्चे थे। अब जिन स्कूलों में हम पढ़ाते हैं वहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं, एडिशनल नीड बच्चे आते हैं, बच्चे व्हील चेयर्स पे हैं, बच्चों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह। तो जो बाकी बच्चे आपके इर्द गिर्द होते हैं वो उन बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं और वो उनके साथ उठते बैठते हैं और बच्चों को पता होता है ये व्हील चेयर पे बच्चा है, आपने इसकी कैसे लुक आफ्टर करनी है। टीचर्स कहेंगे कि हुज़ गोना बी हिज बड़ी, तो जो बड़ी होगा उस टाइम पे वो जाएगा बच्चे के लिए लंच बॉक्स निकाल के लाएगा बैग में से, और एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ जी इसकी एडिशनल नीड्स है बट वी आर देयर टू हेल्प देम। वाह, बिल्कुल। और यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब एक दफ़ा मैं छोटी थी तो मैं किसी आंटी के घर गई, उन आंटी ने कहा कि हमारी नेबर में एक और आंटी है, चले आए उनको भी मिल लेते हैं। तो जब मैं उनके घर गई उनको मिलने के लिए, तो उनकी एक बच्ची थी जो कि एडिशनल नीड बच्ची थी। वो उठी तो एकदम से ना मेरी तरफ भागी और अजीब सी आवाज़ें निकाल के मेरी तरफ भागना, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई। और उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा ये खेल रही है आपके साथ, खेलना चाहती है आपके साथ। तो आज मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया इन बच्चों को। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं, छुपा के रखो या इनको स्कूल ना भेजो या इनके बिल्कुल ही सेपरेट स्कूल है। ये चीज़ हमारे माशरे, जब आपने उनको पहले से ही अलहदा कर दिया तो ये माशरे में हम इनकी एक्सेप्टेंस कैसे? अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम बच्चों को यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं काशिफ साहब, तो हमारी पढ़ाई पे तो बड़ा ज़ोर कर रहे होते हैं, मगर हम रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा काम करवाते हैं बच्चों को। उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये हमारा फोकस नहीं होता, बल्कि क्लासरूम में अगर बच्चा ज़्यादा सवाल कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसको चीज़ समझाने के बजाय कि वो समझ जाए और उसके बाद वो याद करे, उससे उसको दूरी करवाते हैं। तो वेस्ट में क्या होता है, इधर क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उस्ताद को खुद सारा कुछ नहीं आता। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता तो आप कह दें कि विल गेट बैक टू यू, हम करके आते हैं इसको तैयार, फिर आपसे दोबारा बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो वो बजाय इसके कि वो अपनी उस शिकस्त को उस्ताद तस्लीम करे कि ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता, वो बच्चों को स्नप करता है, वो झाड़ेगा, वो चुप करके बैठ जाओ तुम, पिछला सब तुम्हें याद नहीं, आगे तुम्हारे सवाल चलने शुरू हो गए। हाँ। तो वो या उसको पनिश करेगा या कोशिश करेगा कि ये बच्चा जो है ना ज़रा हट के सवाल करता है तो ये ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि एक प्रीफिक्स मिला हुआ है कि ये कोर्स है, ये आउटलाइन है, ये इसका जवाब ऐसे है, रट्टा लगवाओ, किसी तरह से पेपर निकलवाओ। क्या ये रट्टा जो है इससे हम आगे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा बच्चा कंपीट कर पाएगा? बस वो यही होता है ना कि वो किताबों का बोझ जो है ना वो लादा हुआ है गधे के ऊपर, और नहीं उसको पता कि मेरे ऊपर क्या है। तो हमने बेसिकली वो किया। हमारे अब जो थोड़ा सा जो फ़र्क है सरकारी स्कूलों का और अंग्रेज़ी स्कूलों का, मैट्रिक का और ओ लेवल का, आप ये दोनों बच्चों को ज़रा किस वक्त बुला के ना इनका इंटरव्यू करें। तो मैट्रिक के बच्चे जो है ना वो आपको बाय द बुक नज़र आएंगे, और जो ओ लेवल के जो बच्चे होंगे ना वो आपको आउट ऑफ सिलेबस भी नज़र आएंगे, कि उनको वो रिसर्चेस दी जाती हैं, उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर काम करवाया जाता है कि जॉब ही सर्च करो, देखो किताब में तो लिख दिया, तुम्हारी अपनी क्या है इसके बारे में कोई राय है। तो वो आपके ब्रेन को खोलते हैं। तो यही तो हमारे कहा गया है कि तालीम और चीज़ है, इल्म और चीज़ है। तो इल्म जहाँ पे होगा ना, वो इल्म वो उस चीज़ का नाम है कि जो एजुकेशन आपके अंदर सिंक कर गई है, वो बन गया आपका इल्म। वाह। और वो इल्म जब आपकी प्रैक्टिकल शेप में आ जाएगा तो उसको कहेंगे ये बन गया अब आपका अमल, मतलब आपके स्किल्स में शामिल हो जाएगा। स्किल्स में शामिल हो गया। तो वो इल्म और अमल जो है ना ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं कि आप पहले उसको खुद ग्रैब करें, समझें, और वही जो आप करेंगे ना वही आपका अमल बन जाएगा, वैसे ही आप बिहेव करेंगे। आपकी थ्योरी में आपने कहा है कि इल्म करो फिर अमल करो। वो ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे। वाह। जो चीज़ आपको समझ आती है ना, अगर घर में आपके नेगेटिविटी है, पेरेंट्स हर वक्त रिश्तेदारों के गिला कर रहे हैं, तो लामुहला 90% बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे। वाह। अच्छा, एक तरबियत पे मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पहलू भी डिस्कस करना चाहूँगी। हम हमारे बच्चों को ना काम करने की आदत नहीं डालते। हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जैसे हमारा स्टाफ वगैरह है, हम उनको कहेंगे बैग उठाओ, ठीक है, बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जूते बेटा तुमने ख़राब किए थे, जूते पॉलिश खुद करो,
ठीक है। हाँ, अगर छोटी उम्र का बच्चा स्टडी नहीं कर सकता, अगर थोड़ी सी उम्र का बच्चा है 8, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो हम उनको कह सकते हैं कि अपना यूनिफॉर्म में तैयार करो, तैयार करके हैंगर करो, अपनी चीज़ें साइड करो, अपना बैग बनाओ, अपना सिलेबस सेट करो, ठीक है, टाइम टेबल देखो, अपनी सारी चीज़ें, मगर हम उनको ये कामों में नहीं लगाते। हम उनसे उनके जूते पॉलिश नहीं करवाते। हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी चीज़ को, अपनी जगह को, अपने बिस्तर को झाड़ के उठो, अपना तकिया सराहने पे रखो। हम शुरू से ये आदत नहीं डालते उनके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि हम, ये भी एक तरबियत का हिस्सा है जो कि हम बच्चों को नहीं दे रहे। अब वो इस वजह से क्या करते हैं, नौकरों के साथ बुरा बिहेव करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। वो ऑर्डर जो हम नहीं लगा रहे, ऑर्डर वो लगा रहे हैं। और कभी-कभी हमें भी बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है कि क्यों बात कर रहे हैं ऐसे, हम नहीं करते अपने नौकरों से ऐसी बात। बिल्कुल सही है। इस पे क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है जी। और आपका बिहेवियर ही आपके बच्चों का बिहेवियर बन रहा होता है। अगर आप मालिक हैं और आप अपने मुलाजमीन के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं ना, जैसे देखें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत बात फरमाई। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह अपने मुलाजिम को कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए, तो आपने फरमाया दिन में 70 मरतबा। वाह। अब अगर आप नहीं मुलाजिम को छोटी छोटी बातों के ऊपर माफ़ करें, आपके बच्चों ने क्या सीखना है आपसे? ये मैं कह रहा हूँ कि जो कोड्स हैं ना हमारे इस्लाम के, वो बड़े खूबसूरत कोड्स हैं। वो जो तालीमात है ना, आपको एक सच्चा सुच्चा इंसान बनाती हैं। तो वो जब सच्चा सुच्चा इंसान बनेगा ना, हार्मलेस होगा, पीसफुल होगा, खामखा लोगों के ऊपर अपना इजारादारी नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा वैसे ही कम हो जाता है उसके बीच में। जैसे जैसे इंसान का शऊर बढ़ता है ना, गुस्सा वैसे कम हो जाता है। कहते हैं वो छोटा पाना जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो दिमाग छोटा होता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो अगर बच्चों को आपने कुछ सिखाना है तो यकीन करें आपको चेंज होना पड़ेगा। वाह। मैं चाहूँगी इसी बात को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि बच्चों के अंदर ये चेंजेस कैसे लेकर आएंगे। जी, मैं भाईजान की बात को बिल्कुल सेकंड करती हूँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं घर में, बच्चे उसको बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, माँ बाप कुछ अरसे के बाद आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल आपके जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। बेटा जो है उसकी आवाज़ भी बाप से मिलना शुरू हो जाती है। तो बच्चा ये कहाँ से सीख रहा है? ये सब कुछ अब्जॉर्ब करता है बच्चा। आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जैसे हम लोग थे छोटे तो हम लोग अब्बू को प्रैक्टिकली करते हुए देखते थे कि क्या हो रहा है घर में। अब्बू ने बैठ के देखें। बीइंग अ पेरेंट आप ये नहीं बच्चे को कहते, कोई सिलेबस नहीं होता जिसको आप फॉलो करते हैं एज अ पेरेंट, कि आपने आज बच्चे को ये लेसन पे सिखाया, आज ये सिखाया, ऐसे नहीं होता। आप जो कर रहे होते हैं वही बच्चे की शख्सियत है। नमाज पढ़ती है, बेटी नमाज पढ़ती है, बेटी नमाज पढ़ेगी, बाप मस्जिद जाता है, बेटा मस्जिद जाता है, बाप झूठ बोलता है, बच्चे झूठ बोलेंगे। बेशक आप नौकरों को डांटते हैं, बच्चा भी डांटेगा, क्योंकि उसने सीखा ही यही है। तो आपने देखे ना बच्चों के साथ आप छोटी छोटी जब बातें करते हैं, मैं कहती हूँ बच्चों के साथ ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये बच्चों के साथ ही बड़ी हो जाती हैं और फिर ये बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं बच्चों के लिए। अच्छा, आज तक हमने ये बात डिस्कस नहीं की, मैं चाह रही थी ये भी हम करें कि हमने बच्चों के साथ बात करनी है। बात क्या करनी है ये बताइएगा। बात क्या करनी, मैं कहती हूँ बच्चों के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ पेरेंट टाइम गुजारना, कौन सा टाइम गुजारना? ये मोबाइल वाला टाइम गुजारना नहीं, ये वाला टाइम नहीं गुजारना आपने। मोबाइल के बगैर बच्चों के साथ बैठें। क्या करना आपने बच्चों के साथ बैठ के? टीवी देखना? नहीं, टीवी भी नहीं देखना। सिर्फ बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो है क्वालिटी टाइम। जी आज आपका क्या रहा, स्कूल कैसा रहा, क्या किया स्कूल में? बहुत बातें करते हैं बच्चे, बहुत बातें बोलते हैं यार। और मैं कहती हूं उनके अंदर। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अब घर में देख लें कि हम बच्चों के साथ अपने नौकरों को कहेंगे जाओ इनके साथ खेल लो, बच्चा बोल रहा जाओ खेलो इसके साथ, जाओ इसके साथ ये करो, जाओ इसको खाना खिला दो, जाओ इसकी नैपी चेंज कर दो। जो काम माँ के करने वाले थे वो अब कोई और कर रहा है, जो टाइम माँ ने देना था वो अब आप कोई और दे रहा है अपने बच्चे को। आप बच्चे के लिए बेहतरीन स्कूल देखते हैं, बेहतरीन उस्ताद देखते हैं, सब कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। आप ये देखें जिन नौकरों के साथ आपका बच्चा टाइम स्पेंड कर रहा है उन नौकरों का कैलिबर क्या है? क्या वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं? वो कहाँ से आए हैं? वो वही देंगे जो वो दे सकते हैं। हाय हाय, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। एक ब्रेक लेंगे कुसिया जी, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, हम इसी टॉपिक पे बात करें। कॉल्स भी शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में, आप हमारा साथ देंगे और हम आपसे भी मशवरा लेंगे कि आपको क्या लगता है कि बच्चों की तरबियत में क्या चेंजेस आने चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बच्चों की तरबियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कॉल करके। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बाप है वो तो सारा दिन बाहर काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है ब्रेड एंड बटर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, ठीक है, मेहनत मुशक्क़त करता है। मगर जब वो शाम या रात घर आता है वापस, तो उसको जो है
टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ इतना मोस्टली कि वो बच्चों के साथ बैठ के तो उनकी प्रॉपर कोई तरबियत कर सके। ये वो वालिदैन जो घर में ज़ईफ़ हों, बूढ़े हों, जो रिटायर्ड हों, उस एज वाले वालिदैन या उस एज वाले दादा, ऑल दैट वो तो उनकी तो उठा बैठा रोज़ की बच्चों के फैमिली के साथ है, मगर बाप रोज़ काम के लिए जो है कोई डबल शिफ्ट करते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं नौकरियों से। तो माएँ घर में क्या करती हैं, बच्चों को डरा रही होती है बाप से कि कोई भी बात, खाना नहीं खाया आ जाने तो तुम्हारे बाप को, मैं बताती हूँ तुम्हारे बाप। अब बच्चा प्यार चाह रहा है बाप से, सारा दिन वेट कर रहा है बाप आएगा बाप आएगा बाप आएगा, 10 चीज़ें उसको मांगनी होंगी, कोई टॉयज मांगने होंगे, उसने बाप के साथ बैठ के कोई खाना खाना होगा, कोई गेम खेलना होगा, वीडियो गेम या वो कोई भी। अब वो बाप से जो है बच्चे को डरा दिया सारा दिन कि मैंने ये काम नहीं किया था, अब तो मेरी शामत है, अम्मा ने अब्बा को बोलना। बच्चा वहीं सहमा सहमा देखे जा रहा है मोहल्ले में, ऐसे माहौल में फेरे जा रहा है कि अम्मा ने कह तो नहीं दिया, कोई बात तो नहीं हो गई है। तो ये जो डर है, ये सारी चीज़ें, क्या ये सही है कि हम बच्चों को इस तरह की तरबियत दे दें और डरा दें उनके बाप से? सरकार वैसे साहब का ना एक जुमला है, आप कहते हैं कि घर में ना कानून नहीं नाफिज करना, मोहब्बत नाफिज करनी है। अगर आप कानून ही बनाते जाएंगे तो सज़ा होगी, जुर्म होगा, जज़ा होगी, थाना खुल जाएगा घर के बीच में। तो मोहब्बत से चलाएं। बात है कि देखिए, अगर बच्चों के साथ खेलना बाप के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट है एक किस्म का, कि वो सारे दिन का उलझा हुआ आया ना, तो वो औलाद को आके हैप्पी करेगा, उठाएगा। और जो गेम्स बाप करता है ना अपने बच्चों के साथ, वो माँ नहीं कर सकती। फिज़िकल वर्क करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, उठाएगा, ऊंचा खिलाएगा, ये करेगा। तो वो सम टाइम ऐसे होता है कि वो मदर कहना शुरू कर देती है कि सो आई एम द मॉन्स्टर, कि आप आए, थोड़ी देर आपने इनको बच्चों को जुजू किया और सारा प्यार आपने ले लिया, तो बुरी तो मैं बनी ना, सारा दिन मैंने डरा के रखा था इसे है। तो बात ये कि ठीक है, एक नज़्म ज़ब्त के लिए इतनी बात ज़रूरी है, लेकिन इससे ऊपर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे ऊपर की ज़रूरत इसलिए कि जब तक एक डर नहीं ना होगा कोई भी किसी भी चीज़ का, थप्पड़ मारना एक और चीज़ है, थप्पड़ का डर एक और चीज़ है। कि ये डर काफ़ी होना चाहिए, बस लगाने से लगाना तो आपका फेलियर है, लगाना आपका फेलियर है। अच्छा, अगर उस्ताद बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है तो इसका मतलब है उसका दिमाग बंद हो गया है और अब उसके हाथ चलने शुरू हो गए। अच्छा, इसी बात को आगे मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो हम जूता, चप्पल, लाठी, बेलन, बेलचा सब कुछ उठा के अपने बच्चे को जो हाथ में आता ढास। तो वेस्ट में आपको कोई इजाज़त नहीं, आप नहीं कर सकते, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। वहाँ पे आती है पुलिस, उठा के ले जाती है, कोई नए माँ बाप उनको पैदा करके दे देती है और उधर भेज देती है। अब वो जो नए माँ बाप होते हैं वो कोई कल्ले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई कौन से मजहब के होते हैं, कौन से दीन के होते हैं, कुछ नहीं, दे दिया क्योंकि आप सही नहीं परवरिश करे, आपने मारा बच्चे को, ये सख्ती है। मुझे इसके ऊपर बात कीजिए, वेस्ट में ये कल्चर जो है अपनाया जा रहा है कि बच्चों को नहीं मारा जाता, बच्चों पे तशद्दुद नहीं किया जाता। यहाँ पे हर बात पे जूती की नोक पे बच्चों को जो है ना चपेड़ था, लोगों के सामने भी जलील लगा दिया, बैठो यहाँ पे, पैरिंग समझ नहीं आ रही, बैठ जाओ। ये व्हाट इज दिस यार, क्या फिजूल बात है। अब देखिए, फॉस्टर पेरेंट्स वहाँ पे फिर वो बन जाते हैं कि जी आप अपने बच्चों की चूँकि तालीम सही नहीं कर रहे, लिहाजा हम इसे किसी और पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने ना, मैं 21-22 साल का था जब आपका विसाल हुआ है। 22 साल की उम्र में कभी मेरे वालिद ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, कभी भी, लेकिन मुझे उनका डर ज़रूर होता था कि ये बात ना अप्पू को पता ना लग जाए कहीं। और डर मुझे या तो होता ना कि जी मुझे कभी थप्पड़ पड़े हैं, या मैं उस खौफ से होता कि भाई पैटी पड़ जाएगी मुझे तो ज़िंदगी में कभी नहीं मारा आपने, फिर भी खौफ। अब ये खौफ कैसे कायम किया जाता है मारे बगैर? ये होता है आपका अपना डेकोरम, एक स्ट्रिक्टनेस आपकी अपनी शो करती है कि भाई ये मैं इन चीज़ों के ऊपर पक्का हूँ, तो मैंने औलाद को भी पक्का रखना है। जो डेकोरम मैंने घर का बनाया है, ये ज़रूरी है कि शाम को बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और इसके ऊपर पूछ होगी। सादा सी बात मुझे कहते थे, जहाँ जा रहे हो बता के जाओ, कब आना है बता के जाओ, वाह, जहाँ जा रहे हो बल्कि उसका फ़ोन नंबर भी दे के जाओ, क्योंकि वो मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे उस दौर में। तो मैं दोस्त के घर गया हूँ, कहीं गया हूँ, तो आपको ये बात, मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिद साहब को ना कभी भी, अब्बू को ये बात ऐसे नहीं होता था कि उन्हें पता ना हो कि उनकी औलाद कहाँ है। कोई भी इतनी विजिलेंट, इतनी मसरूफियत, इतनी दुनिया उनके पास आती थी,
इतने लेक्चर, सारा कुछ अब सारी दुनिया देख रही और है, उसके साथ नजर, लेकिन उसके बाद औलाद पे नजर कि मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। वाह काशिफ साहब। एक कॉल भी शामिल करते हैं कराची से, याया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं आप? या बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़बरदस्त टॉपिक पे सही टाइम पे फ़ोन किया है। क्या कहेंगे, बच्चों की तरबियत पे बात हो रही है, ख़ास तौर पे जो वेस्ट और यहाँ पे। सलाम करना चाहूँगा। जब भी प्रोग्राम करते हैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत अंदाज से बात होती है, बात दिल में उतरती है। वाह, मैं इनकी बात लेके चलूंगा। उन्होंने जो कहा ना, घर के अंदर स्कूल या ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जिससे बच्चे से आपकी दूरी हो जाए। ऐसे 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 कानून, ऐसे रिश्ते में क्या फायदे, इससे आपकी आपकी मोहब्बतें कुर्बान हो गई। तो ये जो है ना बात सही है। मैं देखिए, मैं खुद ही गारंटी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनसे अपना रिश्ता ऐसा रखा हुआ है कि हम बड़ा फ्रेंडली भी रखा हुआ है। और देखिए, सम बाउंड्रीज यू हैव टू मेक इन योर होम, ये जरूरी है। अगर आप बाउंड्री नहीं रखेंगे, मादर पिता आजादी होगी तो बच्चे आपके बिगड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये सेट करना। सिर्फ एक बार समझने की ना, आज के जो दौर चल रही, मेरे सर से सवाल ही है। देखिए, मैं अगर तुम 16 में रहता हूँ तो मैं उस जमाने से जो है ना, मैंने उस जमाने के हिसाब से अपनी पेरेंटिंग नहीं कर सकता। आज का बच्चा क्वेश्चन करता है, आपको सवाल के जवाब देने को डांटना नहीं है। अगर वो सवाल कर रहा है, यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है, यू मस्ट नो दैट। अगर वो नहीं पता होंगी तो आप अपने बच्चों को डील ही नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा तो इंटरेक्ट हो रहा है डायरेक्टली मोबाइल से। जिस दुनिया उसके सामने एक्सपोज हो चुकी है, पहले बच्चे की सामने चीजें एक्सपोज नहीं थी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एक तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो अपने बच्चों की बात ना, मेरी काफी दोस्त रहते हैं, मेरी बहन को कनाडा में रहती है। अच्छा। जो वीजा वहां के बच्चों की ना, वो खुद भी परेशानी, जो वीजा आजादी बच्चों को दी है ना, जो बिल्कुल मदर पिदर आजादी होगी, वहां तो 16 साल का बच्चा 18 साल का घर से भाग जाता, चला जाता, वो रहने ही नहीं चाहता। क्योंकि फैमिली सिस्टम खत्म होने की वजह ये है कि पेरेंटिंग कंट्रोल में टोटल खत्म हो चुका है। अब ये नहीं हो सकता कि इतना सा बच्चा, अगर बच्चा डांट दी तो स्कूल में जाके शिकायत करके माँ बाप को उसकी कथन हो जाए, और उसके मारना एक अलग बात है। मुझे इतनी वीजा आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मैं मुख्तसर एक सवाल करके मैं कहना, सर बात ये कि आजकल के दौर के अंदर डिफरेंस हो गई, बच्चे और बाप पेरेंट्स में एक गैप आ रहा है, जनरेशन गैप, जिससे पहले हम सब ज्यादा होते। तो उस गैप को हम कितना कम कर सकते हैं? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के सवाल के जवाब देने में हमें क्या गुस्सा होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, और जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज के लेवल क्या होनी चाहिए, ये मैं पूछना चाहूँगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये खुद जी आपसे मैं इसका जवाब लेना चाहूँगी, बिकॉज आप तो सिडनी में भी रहती हैं, तो आप अच्छा एलैबोरेट कर सकेंगी। जी, वहाँ का जैसे कह लें कि वहाँ का और यहाँ का जो फ़र्क है, फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आज़ादी इतनी ज़्यादा है कि आप पेरेंट्स बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन जो हम ये कहते हैं ना कि माँ बाप का अदब और ये और वो, वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बच्चे जो हैं वो माँ बाप को स्वेयर भी करते हैं, और हर तरह के इश्यूज़ हैं। स्कूलों में भी टीचर्स जो हैं, टीचर्स को स्वेयर करते हैं, टीचर्स डर के रहते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि विद टीचर्स एंड जी 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 बिल्कुल, दे कैन ईजीली, क्योंकि टीचर्स के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। आप बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, अगर कुछ भी हो रहा है क्लास में तो वी आर हेल्पलेस। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे बच्चों को कम से कम एक डर है, एक खौफ है घर में भी, और डर एंड खौफ एक हद तक बहुत अच्छा है। कम से कम एक बच्चे की तरबियत हो रही है। आप ये देखेंगे 4-5 साल का या 6 साल का बच्चा, जिसको ये पता है कि मैंने यहाँ नहीं बैठना तो मैंने यहाँ नहीं बैठना, अब वो टीचर को स्वेयर भी करेगा, वो कुछ भी करेगा, वो क्लास छोड़ के चला गया, उसने दरवाज़ा ज़ोर से कर दिया, उसने ये उठा के मार दिया, वो कर दिया, तो आप हेल्पलेस होते हैं, ठीक है। और ये स्कूलों में बहुत ही नॉर्मल है, और ये चीज़ कम से कम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि एक पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक आपकी स्ट्रिक्टनेस है। एक हद तक स्ट्रिक्टनेस बच्चे को एक बेहतर रास्ता बताती है, एक बच्चे को लाया अमल बताती है। बच्चों को यही नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे भाईजान ने कहा कि बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो प्यार तो कर रहा है, लेकिन उसकी ख़ास नज़र है बच्चे के ऊपर, उस देख रहा है कि कहाँ जा रहा है, बच्चे को डांटता, क्योंकि बाप की डांट बहुत ज़रूरी है। माँ के साथ तो बच्चे वैसे थोड़े से फ्रैंक होते हैं, जो मर्जियाँ भी करवा लेते हैं, तो बाप के साथ जो बच्चों का एक डेकोरम है वो एक बहुत ही मेंटेन होता है कि बाप आया घर में तो बच्चे कहते हैं जी बाप आया। हालांकि बाप ने आपको मारना मुड़ना नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेशन रखी होती है उसने, उसका एक लिहाज होता है, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो बुरी चीज़ें देख के वो अपनी हद पार ना करते, हद पार ना करे। बच्चों को हद पार करने नहीं ना देते माँ बाप यहाँ के, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। हमें जहाँ तक मार की बात है, मैं उस चीज़ की बिल्कुल भी कोई भी फेवर में नहीं है कि आप बच्चे को मार तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मार का मतलब ये है कि मैं हेल्पलेस हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी बात से तुम बात नहीं सुनती, ये गया थप्पड़, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब जी मैं हेल्पलेस हूँ, मैंने शो कर दिया कि मैं हेल्पलेस थी और अब मैंने आपको थप्पड़ लगा दी, अब इसके बाद क्या बताएं।
अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप कुछ भी नहीं, आप हेल्पलेस हो गए। अब बच्चा क्या होगा, आगे से रिटेलिएट करेगा और बोलेगा और गुस्सा करेगा। अब आप क्या करेंगे? तो बच्चों को एक हद तक आप उनको बताएं कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात, तो मैं अब आपसे जो भी आप जिस तरह से भी मैनेज करते हैं, हमारे घर में तो ये रूल है कि जो बच्चों को बता दिया कि मैंने ये कह दिया, दैट्स इट, आपकी आखिर मर्जी है, बाबा से पूछें या जैसे भी है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि मामा नाराज़ हो गई या बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स इट। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा एलैबोरेट कर रही हैं आप, मगर मैं साथ साथ एक और चीज़ पूछूंगी, रिस्पेक्ट वाली बात। आप मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा कि बच्चों को हमने रिस्पेक्ट अगर देनी है तो किस लेवल तक की देनी है, किस हद तक देनी है, और क्या उनके लिए ज़रूरी है छोटी सी एज में कि हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है? क्या उनको इसका मतलब पता होता है? इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बच्चों की तरबियत के ऊपर बात करें, मगर एक दिमाग में मेरे सवाल आया। मैंने कहा इतने ज़बरदस्त बड़े मेहमान बैठे हैं तो इन्हीं की ज़बानी ज़रा हम सुनते हैं, क्या एलेब्रेशन देंगे। अगर ये मैं इनसे ये सवाल करूं कि एक सर्टन एज होती है जिसमें बाप जाके बूढ़ा जब होता है तो तन्हा रह जाता है। लोग बात करते हैं कि मर्द जो है, बाप जो है वो तन्हा रह जाता है। क्या बच्चे की तरबियत में उसकी कोई कमी रह जाती है, या कोई ऐसी क्या सिनेरियो होता है कि जब बाप रिटायर्ड होता है, उसके पास काम नहीं होता या उसकी जॉब नहीं होती, या कि एज में जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो तन्हा रह जाता है, माँ की साइड पर तो चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि माँ ने तरबियत दी होती है, सारा दिन घर रहती है, उनके साथ दोस्ती का लेवल होता है, माँ की बड़ी इज्जत शिद्दत सब कुछ, मगर बाप तन्हा रह जाता है, बाप से दूरी हो जाती है बच्चे की। वो कुछ जिसको बुढ़ापे में खाना खाना हो, दूध का डब्बा लेना हो, शुगर की गोलियाँ लेनी हो, तो बेचारा वही बाप जिसने कमा के धमा के बच्चे को पाला पोसा, अपनी जायदाद भी उनके नाम कर दी और वसीयत कर दी सब कुछ, और अब उनसे पैसे मांगते हुए वो भिखारी वाली हालत है उसकी, और वो शर्मा भी रहा है। तो इस सिचुएशन में बाप जो तन्हा रह जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं आपको ना इसके जवाब के लिए फिर एक दफ़ा माजी में लेके जाना चाहूँगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया, उसने कहा कि जी मैं गरीब आदमी, मेरा बेटा अमीर आदमी है। हाँ, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ। लेकिन मेरा बेटा अमीर है, अच्छा तिजारत करता है, मुझे पैसे नहीं देता वो। अच्छा। हाँ, वो बेटा बड़ा हो गया, हाँ काम पे लग गया अपने, हाँ और बिजनेस उसने अपना एस्टैब्लिश कर लिया। हाँ बाप वही पुरानी कुटिया में ठहरा हुआ था, वो वही रहा। जैसे एक मिसालें में हम देते हैं कि जी ये रिक्शे वाले का बेटा है, तो उसका बेटा बाहर चला गया, बाहर से गोरी लेके आया, तो वो रिक्शे वाले को कहा कि ये हमारा मुलाजिम है, ये बाप नहीं है मेरा। हाय अल्लाह। ऐसे भी हमने कई इंसिडेंट्स देखे ना जी कि ऐसे करते अपने वालिदैन के साथ सलूक। तो वो बाप ने कहा कि जी ये, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इससे पैसे मांगूँ। अब बाप की इतनी गैरत होती है कि बेटे से कैसे मांगे भाई वो। हाँ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसके बेटे को बुलाया और कहा कि तुम और तुम्हारा पैसा दोनों तुम्हारे बाप के हैं। हाय हाय। तुम और तुम्हारा पैसा दोनों तुम्हारे बाप के हैं, इनको मांगने की जरूरत ना पड़े कभी। हाय, वाह वाह। या तो बच्चों को ना शुरू से वो अदब आप सिखा दें किसी तरह से, वाह। वो बात बता दें कि बुजुर्गों की खिदमत करने के अंदर क्या तुम्हारे लिए बात छुपी हुई है। वाह। आज जो तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। जो सलूक आज कर रहे हो तुम अपनी वालिदैन के साथ, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ से बदतर सलूक करेगी। काशिफ साहब देखें, बाप बूढ़ा एज में, अगर उसको पेंशन आ रही है तो थोड़ा बहुत उसका खर्चा चल रहा है सब कुछ, और बच्चे रग भी इसी वजह से रहे हैं कि पेंशन आ रही है तो हमें मिलेगी, अदरवाइज वरना वो फेंक देते हैं दूसरे भाइयों के चक्कर में। इधर कोई पक्का ठिकाना कोई नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये फिर एक तरबियत का हिस्सा है कि बचपन से बच्चे को बताना है कि तुमने जो बनना है, तुमने जो कमाना है, वो सब मेरा है ना बेटा, मेरा ही है ना, इस तरह की कोई बात करनी है? अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। देखें, जब तक ना औलाद बाप के घर में रहती है ना, और बिहेवियर है। जिस दिन वालिदैन बच्चे के घर में जाके रहना शुरू कर देते ना, और बिहेवियर होता है उस दिन। दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला किसी वालिदैन को ये नौबत ना दिखाए कि भाई उसको अपनी औलाद के हाथ मजबूर होना पड़े। वो रहें, खुद कमाएं, अपना जोगा रखें ज़िंदगी के लिए कि भाई आखिरी दमों पे मेरा ये से गुजारा हो जाएगा, बस अल्लाह खैर, अब बेटा कमाए जो करे। लेकिन बेटे को अगर ये तरबियत मिली होगी ना, वो बाप की खिदमत करने के ऊपर अपनी जान निसार करेगा कि मेरा कमाया हुआ है इसलिए कि मैं आज पहुंचा इसलिए कि मेरे बाप की दुआएं और उसकी मेहनत बीच में शामिल है। मेरे माँ बाप ने सारी ज़िंदगी
एक गोश्त के लोथड़े से ज़्यादा क्या हैसियत होती है एक बच्चे की। कुछ नहीं वाकई। और वहाँ से लेकर उंगली पकड़ के चलाने तक और यूनिवर्सिटियों की फीसें देने तक माँ बाप पीछे सारा काम करें। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, यकीन करें कि बैचलर्स में या फाइनल में वो अपने वालिदैन के हाथ चूमते हैं बाकायदा तौर पे, कि अदब से बुलाएंगे, बाहर से आएंगे, अस्सलाम वालेकुम करेंगे, अपने वालिद के हाथ चूमेंगे। अब देखिए कल को अगर वालिद घर भी बैठ जाता है तो ये बच्चे छोड़ेंगे अपने वालिदैन को कभी? सादत समझेंगे इनकी खिदमत करना। काशिफ साहब, आप भी सिडनी में बैठ के ऐसी बहुत सी वीडियोस देखती होंगी। अभी 3-4 माह गुजरे, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। एक बच्चा अपने माँ बाप को, दोनों माँ बाप को, ठीक है, घर से निकाल रहा है, बैग खोल खोल के बीवी के साथ उनके चेक कर रहा है। बेटा मुंह पे चप्पलें मार रहा है, माँ के और बाप के। इतनी बुरी तरीके से मारते हैं बच्चे अपने बाप को, चप्पलें मारते हैं जायदाद के लिए, जंजीरों से छतों पे धूप में, जैसे कुत्ते बांधते हैं वैसे अपने बाप को बांध देते हैं कि जायदाद हमारे नाम कर दे। देखे आपने, सुने होंगे? जी देखा जी। आप भी इसी माशरे का, इससे मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। जी देखा जी। ये क्या है? ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने पाला पोसा, अपनी जायदादें चीजें बेच के बच्चों को तालीम दी, और उसके बाद ये सलूक क्यों? अल्लाह माफ़ फरमाए जी। चप्पलें मार जी मैंने देखा जी, बिल्कुल देखा। और वो घर का बीच में सारा सिनेरियो कि घर मेरे नाम करो। बस देखिए जी, सरकार वाले साहब ने कहा है कि औलाद को ना अच्छी तालीम दो, अच्छा पढ़ाओ और उनको उनके नसीब के हवाले करो। अच्छे होंगे खुद कमा लेंगे, बुरे होंगे जो तुमने कमाया वो भी ज़ाया कर देंगे। तो औलाद को अगर एथिक्स नहीं ना हम दे रहे तो उसके अलावा बाकी सब कुछ समझे फना है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। वालिदैन, कितनी मजबूरी वाली बात है कि औलाद दुआ करती है, ना अहल औलाद को दुआ करती है, ये अच्छी औलाद नहीं करती, ना अहल औलाद, कि हमें वालिदैन से पैसा कब मिलेगा, ये कब फौत होंगे, कब जायदाद में हमारे हिस्से मिलेंगे। अभी तो कितने अफसोस की बात बताऊँ, हमारे बिल्कुल हमसाए में वो बेटे ने पैसे की खातिर बाप को मरवा दिया गोलियां, और बीच में कोई मतलब पैसा इतना उनके पास, मतलब ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ बिल्कुल, ये देख लें, ये पैसे का शर है। 20-22 साल की उम्र होती है, ठीक है ना, अपने अभी पैरों पे भी नहीं खड़े हुए, नौकरी शौकरी कुछ नहीं, हल्की आंच पे बस आप दुनिया में ऐसे बस बाहर निकलना आपने सीखा है। आप अपने बाप के साथ बदज़बानी कर रहे हैं, गालम गलौज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, चीखते हुए तनतनाते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? मैं तो देखिए, यही मैं कहती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि बाप ने अपने बाप के साथ क्या किया, ठीक है। अगर बच्चे ने सारी ज़िंदगी ये देखा कि मेरे बाप ने अपने बाप के साथ अदब से बात की है, तो आपके बच्चे अदब सीख रहे हैं। अगर आपने वही नहीं किया अपने दादा के साथ, या बच्चों के सामने वो चीज़ रिप्रेजेंट ही नहीं की बच्चों को, तो बच्चों को नहीं पता कि अदब का लेवल क्या होता है। अगर आपने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के सामने बैठ के यही बातें की कि तुम्हारा जो मेरा जो दादा वो ने पैसे खा गया, तो वो हो गया, तो हो गया, तो बच्चे वो चीज़ें सुन रहे हैं, कल को यही चीज़ वो आपसे डिमांड करेंगे। जो बाअदब औलादें होती हैं, जो बाअदब पेरेंट्स होते हैं, उनकी औलादें भी बाअदब होती हैं, और ये ट्रू बात है। आपने जो चीज़ की होती है, वो कमाई होती है, वही आगे रिप्रेजेंट होती है, और औलाद की ही सूरत में होती है। इसीलिए औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है कि आपकी की हुई हरकतें, आपकी की हुई अमाल औलाद की सूरत में आपके आगे आते हैं। अल्लाह में रहम फरमाए, ये ट्रू है, ये सारे माशरे में जो कुछ हो रहा है ये सब ट्रू है। बस आपका एक पंजाबी का शेर है, आप कहते हैं कि जो कीती सो अगे आनी, दुध दा दुध पानी दा पानी। आज जो फसल तुम बो रहे हो कल वही काटोगे तुम, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। एक पुराने वाक़यात में मैं कहीं ये पढ़ा था कि एक खातून की शादी हुई, तो जब वो घर आई अपने, तो उसने देखा कि उसके मियाँ ने अपने वालिदैन से छुपा के कुछ चीज़ें बीवी के लिए लेके आए कमरे में। उसने सुबह उठ के डाइवोर्स मांग लिया। उसने कहा तुम आज अपने वालिदैन को इग्नोर कर रहे हो, कल को मेरे बच्चे ये सलूक करेंगे अपने वालिदैन के साथ। वाह, तो मैं ऐसे कैसे बाप बर्दाश्त कर सकती हूँ कि जो अपने वालिदैन के साथ ये सलूक कर रहा है,
कल को मेरी औलाद होगी तो वो तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी, मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहता। वाह क्या बात है, क्या बाकिरदार औरत होगी, क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बच्चों की तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं और ये मैं बता रही हूँ जिस तरह से काशिफ साहब और कुदसिया जी हमें यहाँ पे समझा रही हैं कि कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं कि जब हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी खिदमत गुजारी नहीं करते, उसके बाद फिर हम ये सारा का सारा पहलू आप समझें डबल ट्रिपल करके हमारे आगे उसी तरीके से लौटा दिया जाता है जो हम करते हैं। तो ये सिनेरियो वही है, दूध का दूध पानी का पानी, जो बोगे वही काटोगे। ये आपका पौधा है, जैसे आप पानी डाल लें, जितना पानी आप डालेंगे उतना फूल उतना फल देगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हम बात करें बच्चों की तरबियत के ऊपर और मैं आपको बताऊं, आपने काशिफ साहब के वालिद साहब का तो जिक्र हर वक्त सुना है, मगर क्योंकि आज कुदसिया आई हैं हमारे प्रोग्राम में जो काशिफ साहब की बहन है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी अम्मी क्या कहती थी आपको? जी, मेरी अम्मी का बहुत बड़ा किरदार था हमारी तरबियत में। अम्मी जब दादी अम्मा ने आना ना खुशाब से, तो अम्मी ने कहना कि मैं खिदमत करूँ ना करूँ, तुम लोग जाओ जाके दादी के पास बैठो, दादी की खिदमत किया करो। मैं कहा अम्मी उससे क्या होगा, बेटा दुआएं लिया करो, ले लो जितनी दुआएं लेनी है दादी से। मैंने कहा अच्छा क्या करना है, तो अम्मा जी के पास हमने बैठ जाना, अम्मा जी को इधर दबाओ उधर दबाओ ये वो। तो अम्मा जी ने ना ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे साथ करते रहना। तो अम्मी कहती थी मैंने कुछ नहीं करना, तुम लोगों ने करना। तो मैंने अम्मा जी को लेके जाना बाथरूम में, उनकी हेल्प करनी, उनको कपड़े पहनाने नहलाना। उसके बाद अम्मा जी ने ना ऐसे करके ना यूँ दुआएं देनी। तो मैं कहा अम्मा जी ये दुआएं कब पूरी होंगी, ये क्या कब पूरी होंगी, इतनी गर्मी है, ठंडी हवाएं हमें कब लगेंगी, तो ये कब होगा। तो अम्मी कहती थी बेटा ये बहुत जल्दी होगा, बस तुम दुआएं लिया करो। तो अम्मा जी के साथ हमने बहुत टाइम गुजारा। अम्मा जी के पास करने को कुछ भी नहीं होता था, ज़ाहिर है फारिग होते नहीं, तो उन्होंने रोज़ अपनी चरपाई के नीचे से ना एक संदूक निकालना, उसमें उनके कपड़े शपड़े होते थे, रोज़ एवरी सिंगल डे। अच्छा। उन्होंने निकाला, उन्होंने कहना अच्छा जाए दुपट्टा धो के लेके आ, जब बाहर डाल दे, अच्छा ये कमीज़ को एंज कर दे, अच्छा कमीज़ का यूँ कर दो, कमीज़ की लेडी कर दो, कमीज़ के साथ ये करना है। फिर उन्होंने हिस्ट्री बतानी, कमीज़ आई कहाँ से, मैं कपड़ा कितों लिता, किन्ने सीता, ये हुआ तो वो हुआ तो सारा। तो एवरी डे फिर वो 2 घंटे गुजरने, जा बाहर दुपट्टा ले आ, सूख गया होना है, अच्छा इस्त्री कर मतलब ये रिपीट पे चलता था काम, वही वाला एवरी डे एक उनकी रूटीन सिंदूक थी। ची निकलनी है, धुलनी है, सिलनी है, सिलनी है, धुलनी है, धुलनी है और सूखनी है और तय लगनी है, और फिर वो अगले दिन फिर उसमें कुछ रख देना, अच्छा है कल करांगे, अच्छा जी ठीक है। वो जो सोशल टाइम था दादी अम्मा के साथ बैठ के, फिर अम्मा जी ने कहना अखबार पढ़ी ना, की आया अखबार, तो मैंने अखबार पढ़ना, अच्छा लतीफ़े वाली साइड पे जा, तो मैंने मुझे कहती थी लतीफ़े वाली साइड पे, तो मैंने अम्मा जी को लतीफ़े सुनाने उसमें ना, अम्मा जी ने बड़ा हंसना। अब वो हम भी हंसते थे कि अब वो इतना एक सोशल टाइम था। फिर अम्मा जी ने कहना मेरे नाल बैठ के नमाज पढ़, अम्मा जी नहीं ना, अम्मा जी नहीं ना। अम्मा जी ने पढ़नी होती थी तस्बीह नमाज, अम्मा जी तो सजदे में गई बैठ के पढ़ती थी चरपाई पे, सजदे में गई। मैं कहती थी अम्मा जी कौन सा सजदा, कौन सी नमाजें हैं। फिर उन्होंने बताना ये नमाज यूँ है तो यूँ है। वो जो छोटी बातें थी ना, वो जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, वो आज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फिट कर रही हूँ आपकी लाइफ में, और सुने प्रैक्टिकल करा के तरबियत दी, प्रैक्टिकल करा के प्यार और मोहब्बत हमारी से। अम्मा जी जो थी ना, मेरी जो अम्मी है, अम्मी और मेरी जो दादी माँ, इन दोनों के दरमियान में ना प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट था, सास बहू वाला। किस तरह ये था, ये भी था। तो मैं कह रही हूँ अम्मी ने कहना कि नहीं बेटा मैं करूँ ना करूँ, तुम लोगों ने जरूर करना। लेकिन इसके बावजूद भी कंस्टिट्यूट है, हाँ बिल्कुल, उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता थी कि दादा दादी से बच्चों को दुआ दिलवानी है, अरे वाह, इनके पास पड़ी हुई है दुआ। वाह, तो वो मैं कहता हूँ ना कि अगर भाई आप चाहते हैं ना कि आपकी औलाद मुअद्दब बने, ये करें अपने वालिदैन से, उनके वालिदैन से दुआएं लें। वाह, ये दुआएं आपका जो है ना निजात का जरिया है, अरे वाह। उनसे दुआएं लें। वो कहते हैं कि किसी को सच्चा गुरु मिला हो ना, तो कहता है कि सच्चा गुरु पहले कहता है जाओ अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करके आओ, उनकी दुआओं से तुम्हें आज सच्चा गुरु मिला है। अरे वाह, क्या काशिफ साहब बात एक दफ़ा भाईजा जिस तरह से हुआ ना कि मैं और नादिया जैसे हम दोपहर को सारी दोपहर खेलते थे, जिसने भी सोना ना तो वो हमारे शर्त से बचता था कि इन्होंने तो खेलते रहना। हम खेल रहे तो थोड़ी देर बाद ना जब शाम हुई तो अम्मा जी की आंख में, अम्मा जी ने अब्बू से कहा इन्होंने सोने नहीं दिया, ऐसा सोने नहीं देनी है। तो मुझे बुला के कहते हैं अम्मा जी से माफ़ी मांग के आओ। मैं कहा अम्मा जी से माफ़ी मांगनी, माफ़ी क्या होती है, लाइक लिटरली कौन माफ़ी मांगता है? हाँ। कहते हैं जाओ अम्मा जी से माफ़ी मांग के आओ कि मैंने आपको सोने नहीं दिया। तो मैं अम्मा जी के पास गई, मैं कहा अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको सोने नहीं दिया। तो मुझे बुला के माथा चूम के कहने कोई गल चाल है आ जाके। यार वाह, आई लाइक कितनी प्यारी बात है कि
बाप से शिकायत लगाई ये अपने बेटे सारी, से। हाँ, ये देखिए हमारे माँ से पास पाल है के ये उसके सारा लिए। कुछ ना, दादा दादी माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप में है। बाहर ये चीज़ें अब ना मुकैयद होती जा रही है, बहुत थोड़ी सी रह गई है। तो ये सिस्टम जो अभी है अवेलेबल, इसके अंदर बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अरे वाह, इसको किसी तरह से ग्रैब करें अपनी ज़िंदगी में। जैसे आप लोगों ने किया, माशाल्लाह आप लोग तो लकी हैं, ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए जहाँ पर ये तरबियत जो है आम खुले जैसे बाज़ार में आपको आपके घर का एक माहौल में मिल रही है। आपको एक कॉल शामिल करते हैं मीरब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मीरब, क्या कहेंगी, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की तरबियत पे बात कर रहे हैं, हमारे पास ज़बरदस्त दोनों पर्सनालिटीज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुदसिया और काशिफ साहब, कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं उनसे क्वेश्चन पूछना, जैसे जो बेटी है मेरी, एक छोटी 8-9 साल की, दूसरी जो है वो 5 साल की है, लेकिन जो उनके वालिद हैं तो वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके ना जुबान पे बस बटन नहीं होता है, कुछ भी करना हो उनसे पहले नहीं बोलेंगे। जैसे कोई भी आए जैसे थोड़ी जरा सा तो बच्चों के टाइम भी स्पेंड नहीं करते, मोबाइल यूज करते हैं आगे पीछे। जो उनके अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ भी, मतलब अपने पेरेंट्स हैं वो भी स्टार्टिंग से देकर अब सारा टाइम लड़ाई झगड़े में उन्होंने स्पेंड किया है। तो बस घर में भी हर टाइम ना आदमी छोड़ने लगेगा रखते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे इंसान का? तो कभी कभी तो बंदा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। समझ आई आपको? मैं उसे पीसीआर में आवाज़ आई है? उनके जो हस्बैंड है ना वो हर बात पे नहीं कहते हैं कि मतलब ये जो पेरेंट्स में जिस तरह से कोई बाप है वो हर बात पे, या माँ है, कोई भी है घर पे, अगर वो नहीं हर बात पे बच्चों को कह दे नहीं ये नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये बात ना आपको कुछ भी बताएगी कि हम लोग इतने हो गए हुए थे इम्यून अपने वालिदैन के साथ, स्पेशली अब्बू के साथ, कि अगर हमें ये बात पता थी कि हमारी सारी नीड्स वो पूरी कर रहे हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती थी, इवन के इलीगल ख्वाहिशात, मेरी इलीगल ख्वाहिशात, भाईजान की, हाँ इसकी नहीं मेरी, और वो इलीगल ख्वाहिशात होती थी कि मैंने पतंग लेनी है, ये मैंने कुछ इस तरह की चीज़ लेनी है, मैंने वीडियो गेम खेलने के लिए जाना है। कबूतर भी रखे थे आपने? नहीं कबूतर नहीं मैंने रखे थे। मैं कबूतरबाज थी। तो वो मुझे पता था कि वो ये भी ख्वाहिशात मेरी पूरी करते, ठीक, लेकिन जब उन्होंने कह देना ना नो, तो इसका मतलब होता है नो। अच्छा, कुछ बताएगी आपको कि उन्होंने कहा कि चलो, तो तैयार हो गए। तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसी हम तो इस्लामाबाद में जैसे छुट्टियों में तो हमारी तो होता था कि इस्लामाबाद जाना ऐसी बात है कि बस जी छुट्टियां हैं तो मौज है, हमने इस्लामाबाद जाना। तो अब्बू ने कहना अच्छा जी कल जा रहे हैं, तैयारी कर लो। तो जी तैयारी करना शुरू कर दी, और बस उसके बाद ना हमने तैयारी शारी की, सारा कुछ सामान पैक, हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि वहाँ जाके बड़े रिलैक्स होते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। सुबह उठे हैं, गाड़ी में सामान रखा, सारे रेडी हैं, गाड़ी में बैठने लगे, सामान निकाल दो, नहीं जा रहे। उन्होंने कहता नहीं जा रहे। अब अब्बू को कौन पूछे कि नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस नहीं जा रहे। इतनी सी बात है, सामान निकल, और हम रो रो के पागल कि अब्बू ने कह दिया नहीं जा रहे। लेकिन नो तो नो बस, और किसी को ये है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं थी कि अब्बू को पूछा जाए कि क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्यों हुआ, आपने सोचा कैसे, हमारे दिल पे क्या गुजरेगी, ऐसा कुछ नहीं। जो नहीं है, और ये एक नहीं, अब्बू ने हमारे नफ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बहुत बड़ी तरबियत नफ्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो इसका तो हमें वैसे भी हमारे दीन में जो है हुक्म है, और इसका काबू जो है, नफ्स का काबू जो है, यही हमारी आजमाइश है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुदसिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। जब तक आप यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, तो प्लीज़ आप आते रहिएगा ताकि जितने लोगों की रहनुमाई हो सके, और आप भी प्लीज़ आते रहिएगा, क्योंकि आप आते हैं तो बड़ा चार चांद लगा के जाते हैं। आपके जो लफ्ज़ हैं वो जिस तरह से आप खूबसूरत फूलों की तरह बिखेरते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज आप दोनों से मिलके जो सीखा वो ये लगा कि बच्चों के साथ दोस्ती, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ बैठना, और बच्चों के साथ खेलना कूदना तो है, मगर बच्चों के साथ एक थोड़ा सा डिस्टेंस, इस हिसाब से कि कोई पेरेंट्स में माँ या बाप कोई एक अपना हल्का सा डिस्टेंस, थोड़ा सा एक रोब, एक दबदबा ज़रूर रखे। एक जैसे हम अपने किसी ओहदेदानों में देखें, हम अपने पोस्ट वाले ऑफिसर्स जो होते हैं हमारे, ऑफिस में भी अगर कोई काम करता है तो हम बैलेंस करते हैं, इसका ये रुतबा है, उसका वो रुतबा है, ये हमारा बॉस है, हम सबका टॉप बॉस हुआ, तो हम उससे रखते हैं ज़रा झिझक
बाकी सबके साथ खेड़ा खाड़ी कर लेते हैं, उसी तरह बाप के साथ थोड़ा सा रखेंगे तो बुरी सोबत से, बुराइयों से, गलत हरकतों से, नशे तमाशों से और गंदी ज़बान से, गंदे लहजे से, हर तरीके से बच्चे बच सकेंगे। और यही आपकी तरबियत का हिस्सा है कि वो कहते हैं ना, दिखाओ वो खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की निगाह से। यही सीखा है और आगे भी सीखने की कोशिश करेंगे। और दुआ ये कि सबके बच्चे सांझे हैं, सबके बच्चे अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको ऐसा नसीब दे और ऐसी तालीम, ऐसा इल्म, ऐसा शऊर दे कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएँ और इज़्ज़त कमाएँ। आपसे पीर को मिलते हैं।